जिनकी पहली क्लास है उनकी पहली क्लास हो, जिनकी सेकंड क्लास है उनको सेकंड क्लास में वेलकम। हमने एक ऑलरेडी क्लास जो है वो पढ़ी थी, दैट वाज बेसिकली अ डेमो क्लास। आप लोगों ने ऑलरेडी, आई होप कि आप लोगों ने वो गो थ्रू किया होगा उस क्लास को, अगर आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो। अगर आप लोगों ने उसको गो थ्रू कर लिया है तो फिर तो काम थोड़ा सा आसान है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों ने गो थ्रू नहीं किया तो आप जो है वो यूट्यूब चैनल पे हमारे जाएंगे तो वहां पर आपको ना लाइव सेक्शन के अंदर, जो लाइव सेक्शन है, वीडियोस वाला सेक्शन है, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको वो क्लास मिल जाएगी जो कि बेसिकली हमने स्टार्ट की थी 18th अमेंडमेंट के ऊपर। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कल जो है वो आपको मैसेज जरूर आया होगा उन स्टूडेंट्स को कि जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है कि आप वो क्लास जरूर देख के आइएगा। तो आप लोगों में से कौन कौन से हैं जो कि मतलब जिन्होंने फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अभी, मतलब दे हैव टेकन द फर्स्ट क्लास, आप लोगों ने कर लिया हुआ ऑलरेडी, वीडियोस देख ली हुई हैं आप लोगों ने, राइट? डेमो क्लास आपने वैसे की थी, अच्छा ठीक है। आपने उसके अलावा आपने वीडियो वो देख ली थी? नहीं देखी? क्यों नहीं देखी मैडम? आपको मैसेज ही नहीं आया? मैसेज नहीं आया? नहीं। अच्छा आज आज हुआ है, अच्छा फिर तो आज नहीं, हमने तो कल तक वालों को भाई मैसेज किया था, मुझे नहीं पता था कि आज भी क्लास से पहले भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो कोई इशू नहीं है, वो वीडियो उधर ही पड़ी हुई है, राइट? वो क्लास है जो कि बेसिकली पहला कुछ सेक्शन तकरीबन घंटे डेढ़ का वो इस आइडिया के ऊपर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्टिंग अ पाकिस्तान अफेयर्स पेपर एंड करंट अफेयर्स पेपर, ठीक है? और उसके बाद तकरीबन जो अगला एक डेढ़ घंटा है वो है ऑन द आइडिया ऑफ 18th अमेंडमेंट, कि 18th अमेंडमेंट क्या है और ये क्यों स्टार्ट हुई इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों को वीडियो देखने के बावजूद भी कुछ चीज समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वो मैं क्लास दोबारा करा, ठीक है जी? तो क्योंकि जो है ना आप खान साहब को फॉलो करना है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, ठीक है? तो इसलिए जो है कुछ चीज समझ ना आए आपको तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना। अगर वो चीज वीडियो देखने के बावजूद भी मैं कह रहा हूं समझ नहीं आती तो आप मुझसे सवाल कर लें, सवाल करने पे भी वो हल नहीं होता तो भाई क्लास दोबारा हो जाए, ठीक है? आप लोगों ने इस मामले के अंदर जो है वो परेशान जो है वो नहीं होना, ठीक है जी? अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास को नहीं की हुई तो फिर आप वो, आज मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारे उस यूट्यूब चैनल पर जाएं, सीपीआई पाकिस्तान की यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाइव सेक्शन के अंदर आपने जाना है, वीडियोस वाले सेक्शन में नहीं, लाइव सेक्शन में आप जाएंगे ना, वहां पर आपको शुरू के अंदर ही आपको 18th अमेंडमेंट वाला वो लेक्चर जो है वो मिल जाएगा। उसी को आप लोगों ने फॉलो करना है, इसको देख लेना है। अगर आप लोगों को समझ आ जाए गुड, नहीं समझ आए तो फिर मुझे बताइएगा, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा पढ़ लेंगे। क्लियर है जी? अच्छा जी, चलें जी, फॉर्मली वेलकम टू द क्लास। हम 18th अमेंडमेंट को हमने स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले ओवर एक डिस्कशन थोड़ी सी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूं जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स आए। थोड़ा सा आइडिया समझने की जरूरत यह है कि हमने जनरली देखा है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर कि सिचुएशन इस तरह की आ रही है कि स्टूडेंट्स के ना पाकिस्तान अफेयर्स और या करंट अफेयर्स के अंदर जो है ना वो नंबर थोड़े कम हो रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में नंबर कम हो रहे हैं, इसकी मुतअद्दिद रीजंस हैं, काफी ज्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के नंबर कम हो रहे हैं। लेकिन एक रीजन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आम तमाम स्टूडेंट्स के अंदर प्रिवेल कर रही है, वो ये है कि भी नंबर तो सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आते हैं, ठीक है? कंपलसरी सब्जेक्ट्स में तो सिर्फ पास होना होता है, नंबर जो लेने होते हैं ना वो आपने वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में लेने होते हैं। इसलिए उनके बस उतनी ही तैयारी करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की जितनी तैयारी उनको पास होने के लिए जरूरी होती है, क्योंकि उनकी आदत होती है, ये एक आइडिया होता है उनके ज़हन के अंदर कि असल नंबर जो आपने फेच करने हैं वो कहां से करने हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अच्छा, मैं इस आइडिया को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, या मैं समझता हूं कि आइडिया थोड़ा सा गलत है। ये आइडिया इस तरह गलत है कि देखिए, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके भी उतने ही 600 नंबर हैं और उसके भी उतने ही नंबर हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। आप दोनों के नंबर जब कंबाइन करेंगे जाके तो ही आपके क्यूमुलेटिव नंबर ऐड होगा और आपकी एलोकेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के काउंट होंगे और कंपलसरी में सिर्फ आपने पास होना है। मैं हमेशा एक छोटा सा फार्मूला स्टूडेंट्स को समझाता हूं। अगर आपके नंबर्स जो हैं वो ये फिगर है ना आपके नंबर्स के अंदर रिटन पार्ट 720 का फिगर, तो आपकी एलोकेशन जो है ना वो 99.9% आपकी जेब में है, आपकी एलोकेशन कहीं नहीं गई। अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खास्ता आप इंटरव्यू में जाके को बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे तो फिर तो एलोकेशन आप अपनी गवा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर ये रिटर्न का स्कोर आपकी जेब में है ना, ये वाला रिटर्न का स्कोर, तो इंशाल्लाह आपकी आपकी एलोकेशन भी नहीं, डिजायर्ड एलोकेशन जिसमें आप जाना चाहते हैं जिस ग्रुप के अंदर, वो आपकी जेब के अंदर है। मेरी बात समझ आती? तो ये फिगर अचीव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपनी डिजायर्ड एलोकेशन की तरफ जाना है। और मुझे पता है कि मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं और 12 सब्जेक्ट्स में अगर मैं हर सब्जेक्ट में 60 नंबर लूं
तो मैं 720 पे पहुंच जाऊं। अब इसके बारे में मुझे समझ आती है कि मुझे इतनी तैयारी करनी है या मुझे इस तरह की तैयारी करनी है कि मुझे हर सब्जेक्ट में 60 नंबर लेने हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे सिनेरियो में मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरी इतनी तैयारी जरूर होनी चाहिए कि मेरे एक सब्जेक्ट में 60 नंबर आए। इस दफा तो उन्होंने ऐसे में बहुत ही ज्यादा खींच के नंबर दिए। पहले तो 40 आ जाया करते थे, इस दफा उन्होंने 60 नंबर भी दिए हैं ऐसे के अंदर। अच्छी बात है, वो एवरेज पूरी करा रहे हैं वो सारी की सारी जो उनको चाहिए थी स्टूडेंट्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं तो मुझे पता है कि मेरे ऐसे में 40 नंबर ही आए। मैं बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं पास हो गया तो मेरे ऐसे में 40 नंबर आए। प्रेसी की बात कर लूं तो मेरे प्रेसी में 50 नंबर आ जाएंगे खींच के। और कितनी अंग्रेजी में कितने सिनोनिम एंटोनिम याद कर लूंगा मैं? 5000 तो नहीं याद कर सकता। समझ आ गई? मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, मैं कोई इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। इसका मतलब यह है कि मैं दोनों में पास तो हूं, लेकिन यहां से मेरा 20 का मार्जिन कम है, यहां से 10 का मार्जिन कम है, यानी कि मैं अभी 30 के डेफिसिट में हूं। अब प्रॉब्लम समझ आ रही? यहां से नंबर कटते हैं स्टूडेंट्स के। फिर दूसरा मसला क्या आता है? दूसरा मसला आता है कि एक पोर्शन होता है, उसे कहते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। इस जनरल नॉलेज के पोर्शन में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला वालेकुम सलाम। एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पाकिस्तान अफेयर्स, दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, और तीसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये जो 3 आपके पेपर्स है ना, इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है जनरल नॉलेज। बात समझ आ रही? वालेकुम सलाम। इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? जनरल नॉलेज। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको ना इन तीनों में कलेक्टिवली पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए। आपको इंडिविजुअली 40 नहीं चाहिए, आपको कलेक्टिवली पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि जिसका फॉर एग्जांपल साइंस अच्छी है, वो कहता है चलो यहां से मैं 80 नंबर ले लूं, करंट अफेयर्स में मेरे 40 भी आ जाए, पाकिस्तान अफेयर में मेरा 0 भी आ जाए, तो मेरा कम्युलेटिव 120 हो गया, तो मैं पास हो गया। स्टूडेंट कंपल्सरी में ना पास की गेम खेल रहा है। दैट इज वाई रिजल्टेंटली वो नंबर नहीं स्कोर कर पा रहा। उसके जहन में आइडिया ही नहीं है कि मुझे 60 नंबर लेने हैं करंट अफेयर्स में। उसके जहन में आइडिया ही नहीं है कि मुझे 60 नंबर लेने हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। उसके जहन में बाय डिफॉल्ट बस यही नैरेटिव है कि मुझे क्या करना है, इसमें पास होने। रिजल्टेंटली नंबर नहीं आ रहे। भाई वो ऐसा को सवाल नहीं पूछ रहा आपसे पेपर के अंदर कि जिसके बारे में आपके कि यार ये पता नहीं क्या सवाल पूछा है उसने। उसने आपसे कभी नहीं पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड फिजी। अब न्यूजीलैंड और फिजी के दरमियान में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसने हमसे पूछा कभी? ये फिजी ऊपर, ये न्यूजीलैंड, इनमें भी आप आपस में प्रॉब्लम चल रहे हैं। वो सवाल वही पूछ रहा है, पाकिस्तान इंडिया का पूछ रहा है, कहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का पूछ रहा है, कहीं मिडिल ईस्ट के बारे में बात कर रहा है, कहीं पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रहा है, कहीं यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बात कर रहा है। ये वही सवाल हैं जो आम आपने सुने हैं या पढ़े हैं या पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बैक ऑफ द माइंड जब फंस गया ना दिमाग में ये बात कि यार मुझे बस पास होना है 40 नंबर लेके, नंबर तो मुझे ऑप्शनल्स में उठाने हैं, तो रिजल्टेंटली स्टूडेंट जो है ना फिर वो पास पास की गेम खेल रहा है और उस वजह से फिर वो नुकसान उठा रहा है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसमें दोनों में 40 लेने भी जरूरी नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में साइंस अच्छी है, उसमें 80 ले लो, करंट अफेयर में 40 ले लो, या दोनों में 20 ले लो, पास तो फिर भी हो ही जाना है आपको। तो ये सिचुएशन जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की ना एलोकेशन रह गई हैं। अब आप इस दफा का रिजल्ट अगर आप निकाल कर देखें ना, इस दफा का रिजल्ट, तो आपको ना बड़ी अजीब सी जो फाइनल रिजल्ट आया, आपको उसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की चीजें नजर आएंगी। एग्जांपल देता हूं, आपको नजर आएगा, अगर आप रिजल्ट की अब डीएमसीज आपके पास होंगी नहीं है तो मिल जाएंगी, ऑनलाइन पड़ी हुई है। 220 से लेकर ना 228 तक, ये जो 9 पोजीशंस है ना, 9 पोजीशंस, इन सबके नंबर 777 है, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। बात समझ आ रही है? 9 के 9 पोजीशंस के नंबर कितने हैं? 777। ठीक है, एक हमारा स्टूडेंट है 228 पे था, उसके 777 है। एक हमारी स्टूडेंट है उसके 200, उसका 203 रैंक आया है, यानी 228 नहीं 203, और उसके नंबर है 782। यानी कि 5 नंबरों के डिफरेंस के अंदर 25 पोजीशन। ये लड़की एलोकेटेड है और ये नहीं एलोकेटेड। मैं सिर्फ 5 नंबरों की बात कर रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है? और यहां से बड़ी जगह से नंबर निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो जो माइंड में बैठ गई है ना बात कि नहीं भाईजान मुझे बस पास ही होने, नंबर तो मुझे ऑप्शंस में लेने, ऑप्शन में भी नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, उसने भी रगड़ा है ऑप्शनल्स को, उसको भी पता है कि भाई ऑप्शनल्स की तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे, उसने भी रगड़ के लगाए नंबर इस दफा। 33 में लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, टॉप 20 के अंदर बड़े स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनके 33 मार्क्स हैं बहुत से ऑप्शनल्स के अंदर। खुदा ना खास्ता वो एक हमारा स्टूडेंट था, उसकी नाम नहीं लूंगा, उसका डिजायर्ड पीएस में आया वो, उसका मुझे रिजल्ट अगले दिन फोन आया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वो मैं ना सोच रहा हूं कि मैं ना अपना
यूएस हिस्ट्री का पेपर ना रीचेक करवाऊं। मैंने कहा क्यों सर, 33 मार्क्स हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे 50 आएंगे। मैंने कहा मेरी बात सुन, नंबर कम भी हो जाते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर 1 2 3 4 तो 32 है। मैं कहा भाई तू 33 पे है, 32 हो गया ना, तू वेला है। कहता सर फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्यों रिस्क लेना भाई? क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं और कंपलसरीज में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए होते हैं। अब यही सिचुएशन जो माइंड में बैठी हुई है ना कि यार मुझे तो मेहनत सिर्फ ऑप्शंस में करनी है, नंबर नहीं आ रहा स्टूडेंट का। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एग्जामिनर कोई जानबूझ के नंबर काट रहा है। आप एग्जामिनर ने आपसे सवाल किया, आपने उसका जवाब दे दिया, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। आपको बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे, मार्केट में बड़े लोग बैठे हैं इस तरह के, मेरे उस्ताद भी हैं बहुत से लोग। तो सारी बात, अच्छा ये फलां सब्जेक्ट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, फलां सब्जेक्ट का ट्रेंड बहुत बुरा है, आज ये सब्जेक्ट हिट हो गया, फलां सब्जेक्ट हिट नहीं हुआ। बड़े लोग बातें करते हैं इस तरह की। अच्छा फलां सब्जेक्ट जो है ना बहुत ज्यादा हिट हो गया, इसलिए अगली दफा नहीं रखना। मुझे एक बात बताएं, हु डिटरमिन्स कि ये सब्जेक्ट हिट होना चाहिए? या हु डिटरमिन्स कि यार ये सेक्रेटरी एफपीएससी फोन करेगा उसको कि यार भाई इस दफा ना यूएस हिस्ट्री में नंबर नहीं देने, या ये हेलो भाई ये यूरोपियन हिस्ट्री में नंबर नहीं देने। यार आपने उससे सवाल पूछा, आपने उसको जवाब दे दिया, वो क्यों हिट करेगा आपका पेपर? आपने मेहनत करके नंबर लिए हैं, वो कहां से काटेगा नंबर आपके? आप ही ट्रेंड सेटर्स होते हैं, आप ही ट्रेंड स्पॉयलर्स होते हैं। आपने मेहनत करके नंबर लिए, मेरे जैसा कहता है बड़ा ट्रेंड है। आपने मेहनत नहीं की, नंबर गवा दिए, मेरे जैसा कहता है ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ट्रेंड नाम की चीज आप ही सेट करते हैं और आप ही स्पॉइल करते हैं। मेरी बात समझ आ रही? एक प्रॉपर आपके पास जार्गन्स हैं जो पेपर में आएंगे, आप उनको इस्तेमाल करेंगे, नंबर वो आपके दे देगा। आप वो जार्गन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर वो आपको नहीं देगा। जार्गन्स की एग्जांपल दे देता हूं। प्री पार्टीशन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें एक वर्ड आता है गवर्नर जनरल का। एक बंदा है जिसका नाम है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसी बंदे का दूसरा नाम है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसको। एक ही बंदा है जिसके दो नाम है। मेरी बात समझ आती है? सिचुएशन का फर्क है। अगर आपका आर्गुमेंट यह है कि एक बंदे को ब्रिटिश क्राउन वाइस रॉय, रॉयल का वाइस, रॉयल का नाइब, अगर ब्रिटिश क्राउन ने एक बंदे को इंडिया में अपना नाइब बनाकर भेजा था, उसको हम वाइस रॉय लिखेंगे। अगर हमारा आर्गुमेंट का मतलब यह है कि एक बंदा था जो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया करता था, तो तब हम गवर्नर जनरल लिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना? अगर आर्गुमेंट का फ्लो यह बता रहा है कि एक बंदा जो था वो हेड था इंडिया का, वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था इंडिया की, तो लिखेंगे हम गवर्नर जनरल। अगर हमारे आर्गुमेंट का फ्लो यह है कि नहीं, एक बंदे को ब्रिटेन ने इंडिया में अपॉइंट किया हुआ था एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिनके जरिए ब्रिटेन यहां पे रूल करता था, तो नाम क्या आएगा? वॉइसरॉय। ये जार्गन का फर्क हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही? अब फॉर एग्जांपल बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके जार्गन आपके ना चॉइस ऑफ वर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। एक वर्ड है अंग्रेजी का डायलेमा, अब उसका मतलब होता है कंफ्यूजन, लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डायलेमा इज नॉट अ कंफ्यूजन, डायलेमा इज कंफ्यूजन अबाउट दोज थिंग्स जो कि बिल्कुल बराबर है एक दूसरे के। ब्लैक और व्हाइट के दरमियान में चॉइस डायलेमा नहीं है, व्हाइट और ऑफ व्हाइट के दरमियान में चॉइस डायलेमा है। अगर आप दोनों के जो पावर्स हैं, दोनों के फायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं, वो एक जैसे हैं, यहां डायलेमा है। वरना डायलेमा नहीं है कि ब्लैक या व्हाइट, तो भाई मुझे ब्लैक पसंद है मैं ब्लैक की तरफ चला जाऊंगा, मुझे व्हाइट पसंद है व्हाइट की तरफ चला जाऊंगा। तो चॉइस ऑफ डायलेमा इज नॉट एवरीवेयर दैट कैन बी यूज्ड। Dilemma can be used about that certain situation where you are confused about two certain things with same power, same frequency, same benefits, same नुकसानात। वहां पर डायलेमा है ना यार। डायलेमा ये नहीं है कि सरकार के भाईजान वसीम अकरम ज्यादा बड़ा बॉलर था कि जनाब वो जो आकिब जवेद बड़ा बॉलर था। डायलेमा ये है कि मैगरा बड़ा बॉलर था या वसीम अकरम बड़ा बॉलर था। मेरी बात समझ आ रही? यहां पे पावर्स आपके पास आती हैं, तो एक जितनी पावर एक जितने नुकसानात। अब इस तरह के चॉइस ऑफ वर्ड्स में आप कहेंगे सर हमने बड़ी अंग्रेजी लिखी, चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत हो गए, जार्गन गलत हो गया जो नहीं इस्तेमाल होना था। वकील के मुंह से आप प्रूफ नहीं सुनेंगे, वकील हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता है एविडेंस, क्योंकि ये चॉइस ऑफ वर्ड बेहतर है, क्योंकि वहां पे जार्गन एविडेंस इस्तेमाल होता है, वहां पे प्रूफ इस्तेमाल नहीं होता। इवन दो प्रूफ इज अ राइट वर्ड, बट दैट इज नॉट यूज्ड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। जब आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जामिनर नंबर क्या करता है? काट लेता है। मेरी बात समझ आ रही? इसी तरह की मैंने एग्जांपल पहले भी दी थी कि जिस तरह हम ना, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टूडेंट जो होता है ना, वो सवाल पढ़ता है, सवाल
लेकिन उसमें सवाल में पता क्या करता है, एक गलती करता है। और ये बात मैं आपको ना पिछले 8 साल का ना निचोड़ समझाता हूं। हमारे स्टूडेंट, सिर्फ करंट पाकिस्तान फेस की बात नहीं कर रहा, सारे सब्जेक्ट। हमारा सीएसएस का स्टूडेंट चाहे वो जिस मर्जी सूबे से हो, सबके एक ही मसले हैं, ठीक है। वो पता क्या करता है, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता, वो टॉपिक सॉल्व करता है। वो ना फेमिलियर वर्ड ढूंढता है क्वेश्चन के अंदर जो उसने ना पढ़ा होता है। उसको जब वो फेमिलियर वर्ड नजर आ जाता है ना, वो कहता है भाई ये सवाल आता है मुझे। उसने नहीं देखा कि उसके आगे उसने क्या पूछा हुआ है या उसके पीछे क्या पूछा। उसको वो फेमिलियर वर्ड नजर आया है, चाइना पाकिस्तान, एक ओ भाई सवाल आता है, सीपैक का सवाल आ गया। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया कि उसने सीपैक पे पूछा क्या है। क्या उसने सीपैक की सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में पूछा है, उसने सीपैक को एज अ डेट ट्रैप पूछा हुआ है, उसने सीपैक के फायदे पूछे हुए या नहीं पूछे हुए। वो ना फेमिलियर वर्ड ढूंढ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है रादर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा डिलेमा है स्टूडेंट्स का। अब यही प्रॉब्लम कहां पे आती देखे। अब उसने सवाल पूछा, एनालाइज, ये एग्जांपल उस दिन भी दी थी मैंने, एनालाइज सीपैक एज अ गेम चेंजर। अब उसने पता क्या किया, एग्जामिनर स्टूडेंट ने ना वर्ड ढूंढा है, उसको नजर आया है कौन सा वर्ड आया जी इसमें, सीपैक। उसने सवाल अटेम्प्ट करना है, उसने बाहर निकल के पता क्या पूछना है, सीपैक वाला सवाल किया था। उसने ये नहीं पूछना कि यार वो क्वेश्चन में तुमने जो ये स्टेटमेंट आई थी, सीपैक वाला सवाल किया था, कश्मीर वाला सवाल किया था, वो अफगानिस्तान पे सवाल आया था वो किया था, अच्छा बलूचिस्तान पे सवाल आया था वो किया था। उसने नहीं पूछा कि असल में प्रॉब्लम क्या थी या उसने सवाल में पूछा क्या था। वो फेमिलियर वर्ड नजर आ गया ना उसको। अच्छा, उसने कहा है एनालाइज सीपैक एज अ गेम चेंजर। अगर वो यहां पर पूछते था, आपको कह देता इवेलुएट सीपैक एज अ गेम चेंजर, वो कह देता असेस सीपैक एज अ गेम चेंजर, वो कहता डिस्कस सीपैक एज अ गेम चेंजर, वो कह देता कि फॉर एग्जांपल आपके पास इलूसिडेट सीपैक एज अ गेम चेंजर। मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि आपके आंसर सेम होने थे। क्यों सेम होने थे? क्योंकि आपने तो सीपैक ढूंढा है। आपको तो नहीं पता उसने एनालाइज पूछा है, इवैल्यूएट पूछा है, असेस पूछा है, डिस्कस पूछा है, लूसीडेट पूछा है, एक्सप्लेन पूछा है। हम तो वर्ड ढूंढ रहे हैं ना, क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहे। तो रिजल्टेंट ही नंबर नहीं आते। फिर हम क्या कहते हैं, हिट हो गया। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चने बनाने की जो है वो तरकीब क्या है, और आप मुझे जनाब जो है वो कीमा बनाने की तरकीब बता रहे हैं। तो कहें सर है तो सालन ही। तो यार है तो सालन ही भाई, लेकिन पूछा मैंने वो था ही नहीं तुमसे। तो ऐसे सिनेरियो में एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इन सब वर्ड्स में डिफरेंस है, आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आंसर का। अगर इन वर्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये वर्ड डिफरेंट क्यों है? मेरी बात समझ आ रही है? वो क्यों नहीं दे देता राइट अ नोट ऑन सीपैक एज अ गेम चेंजर। राइट अ नोट की जब बारी आती है ना तो सरकार ये फुल टॉस है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है राइट अ नोट के ऊपर। इसमें बाईजान मारे आप स्टेडियम से बाहर छक्का, जो मर्जी लिखने उसके राइट अ नोट के अंदर, बैकग्राउंड लिख दें, आगे जाएं पीछे जाएं, उसके प्रोस्पेक्ट्स लिखें, इंपैक्ट्स लिखें, उसके सोल्यूशन डालें, जो मर्जी करें उसके ऊपर। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं, इनका स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ आती? यही मसला। एग्जाम्पल देता हूं एक और। एक वर्ड आता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इशू, एक वर्ड होता है डिस्प्यूट, एक वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक वर्ड होता है क्राइसिस। ये चारों फर्क है। मैं कहता हूं राइट अ नोट ऑन कश्मीर इशू, राइट अ नोट ऑन कश्मीर डिस्प्यूट, राइट अ नोट ऑन कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, राइट अ नोट ऑन कश्मीर क्राइसिस। चारों डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेम प्रॉब्लम। मैंने कश्मीर पे सवाल नहीं पूछा है, मुझे उसके पीछे का जो जार्गन है ना मैंने वो पूछा है, और नंबर भी फिर उसी को मिलेंगे। इसलिए हर साल 30,000 में से 400 ही पास होता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई लिमिट लगाई हुई कि हमने 400 ही पास करना है, इसलिए क्योंकि 400 को ही समझ आती है कि इनमें फर्क क्या है। वरना बाकी मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, पेपर जिस दिन आप दे के कमरे इम्तिहान से बाहर निकलेंगे ना, उस दिन आपको पता होगा कि पेपर कितने का पानी का है। वो और बात है कि बाद में आप रोना पिटना डाल देना, मेरे लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मैं तो फेल हो गया या फेल हो गई। ठीक है, आपको पता होता है जब पेपर दे के निकलते हैं कि भाईजान मेरा पेपर इस काबिल है कि मैं पास हूं। 80% पीपल इन पाकिस्तान जो सीएसएस में अपीयर होते हैं, उनका एक ही मसला है, मसला नंबर एक एंड द ओनली मसला, उनसे 4 सवाल ही पूरे नहीं होते पेपर वाले दिन। बाहर निकल के पता क्या कह रहे हैं, सर 5 मिनट और मिले होते ना सर, 5। भाई इतने फ्लो में था ना सर, इतने का फ्लो में था ना भाई, कि
चीर देना था भाई ने पेपर को, आग लगा रहा था भाई, बस भाई इससे पहले 5 मिनट क्यों नहीं जो है वो बेहतर हुए, मैनेज हुए, वो नहीं पता सर। लेकिन भाई उस टाइम अच्छा फ्लो हमेशा बनता ही तब है जब पेपर खत्म हो रहा होता है, अल्लाह वल्लुई। फिर इंसान कहता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। सवाल जेन में आए ही तब है कि जब उसने वहां से ना पेपर छीनना शुरू किए हैं। ठीक है जनाब, यही होता है, ये सारे मसले। मैं कह रहा हूं 80% पीपल इन पाकिस्तान हु अपीयर इन सीएसएस दे हैव द सेम प्रॉब्लम, दे आर अनएबल टू फिनिश 4 क्वेश्चंस, टाइम नहीं मैनेज होता उनसे। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा मार्जिन, पासिंग मार्जिन हमेशा कम होता है। ठीक है, वो और बात है, आप उसके अंदर जो मर्जी कहानियां लगानी शुरू कर दें, मसला बेशक देखें, मसला तब आता है कि अगर बाहर निकल के सारे फाइनल कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि यार आंसर 1.2 था या 1.3 था, ठीक है जनाब, और आप बाहर निकले और आपको आपके ज़हन में है कि यार मेरा आंसर नुसरत भुट्टो था, तो ये प्रॉब्लम है। समझ आ गई बात? 1.2 या 1.3 में अगर प्रॉब्लम आ रही तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका आंसर 1.2 और 1.3 नहीं था, आपने कुछ और ही आंसर निकाला हुआ था, तो फिर प्रॉब्लम है। समझ आ गई बात? पेपर देने वाले को पता होता है कि मेरा पेपर कितने पानी है, लेकिन आप बस करें क्या, इन वर्ड्स को ना फर्क समझ लिया करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अच्छा यार जब एग्जामिनर ये सवाल पूछता है तो उसके पीछे उसकी लॉजिक क्या हो। मेरी बात समझ आती है? मैं आपको ना ये 4 वर्ड्स का जरा थोड़ा सा मतलब समझा, फोकस रखें। इशू, अच्छा वैसे बताएं, जनरली बताएं क्या समझ आती है आपको, व्हाट इज इशू? आइडियाज पे डिसएग्रीमेंट हो, ठीक, उसको इशू कहते हैं। और डिस्प्यूट फिर कब आता है? अच्छा अच्छा, और कंफ्लिक्ट जो है हम कहेंगे कि लॉन्ग एक्सिस्टिंग जो हमारा इशू है उसको हम लॉन्ग कहेंगे एक्सिस्टिंग डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट। और क्राइसिस के ऐसा होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो या कंट्रीज हो, उस पे किसी चीज का इफेक्ट हो रहा हो, क्राइसिस कहेंगे। जैसे हमारा इकोनॉमी हो गया, वाटर वाला हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस हो गया, ठीक हो गया। इशू किसी भी डिसएग्रीमेंट को कह सकते हैं आप, दो पार्टीज के दरमियान में होना चाहिए। वो दो पार्टीज, दो भाई हों, दो कंपनीज हों, दो गवर्नमेंट्स हों, जो मर्जी हो, दो पार्टीज हों, उनके दरमियान में कोई भी डिसएग्रीमेंट आ जाए ना, उसको हम क्या कहते हैं? इशू। यानी इशू इज बेसिकली अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ऑन एनी एनी प्रॉब्लम, ऑन एनी क्वेश्चन। Disagreement between two parties is called a issue, and that two parties may be two people, two companies, two countries. उनके दरमियान में किसी भी एक मसले के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिसएग्रीमेंट आ गया, उसे हम क्या कहेंगे? इशू। अब ये जो आपके पास डिसएग्रीमेंट आया है, इस डिसएग्रीमेंट के अंदर कोई लीगल वायलेशन हुई है, डिसएग्रीमेंट में क्या हुआ है, लीगल वायलेशन हो गई है अगर, तो इस इशू को फिर हम इशू नहीं कहेंगे, इस इशू को हम डिस्प्यूट कहेंगे। यानी वो इशू नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? डिस्प्यूट। यानी अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लॉ, अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ऑन एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ डिस्प्यूट। तो whenever the word dispute comes on any topic, examiner is concerned about the legal violations. वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप इस क्वेश्चन में मुझे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताएं जिनकी वजह से दोनों के दरमियान में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट आ गया। वो उसमें लॉ पूछ रहा है और आप उसको लॉ नहीं बताएंगे, उसको इशू ही रहने देंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देना जो है वो फर्ज हो जाता है। मेरी बात फॉलो हो रही? तो एक तो हो गया डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज ऑन एनी आपके पास क्वेश्चन, दैट इज इशू। बट दैट डिसएग्रीमेंट लीड्स टू लीगल वायलेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्यूट। अब ये डेफिनेशन में एग्जांपल बता देता हूं, इसकी रेफरेंस भी दे देता हूं। एक है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। आपको पता है कि आईसीजे जो इस वक्त दुनिया की अदालत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी एक पुरानी अदालत हुआ करती थी, उसका नाम था पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये थी लीग ऑफ नेशंस के अंडर बनी हुई, लीग ऑफ नेशंस। आपको पता है यूनाइटेड नेशन से पहले जो इदारा बना था दुनिया में, उसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस बना था 1919 में, खत्म हुआ 1946 में, क्योंकि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बन गया था तो फिर अगले साल 1946 में लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया। इस लीग ऑफ नेशंस के अंदर ना एक कोर्ट हुआ करती थी, उसका नाम था पीसीआईजे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसने 1924 में एक फैसला दिया था, उसका नाम था मेवरो
मेटिस पैलेस्टाइन कंसेशंस केस, मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशंस केस 1924, मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशंस केस 1924। इस केस में पीसीआईजे ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने, डिस्प्यूट को डिफाइन किया था अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ, अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई डिसएग्रीमेंट आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो मतलब जब आप उसको डिफाइन करें, बेशक इसकी एग्जांपल दे दें, मैव्रोमेटिस। अच्छा, इस तरह के सवाल जब आते हैं ना, नंबर लेने का तरीका पता क्या होता है? जब आप फॉर एग्जांपल सवाल इंट्रोडक्शन शुरू करें ना, इंट्रोडक्शन के फौरन नीचे आप जो है ना एक हेडिंग डाल दें, द आइडिया ऑफ डिस्प्यूट, राइट, द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्यूट एंड इशू, जानबूझ के लिखिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि एनू पता है, और आप एग्जामिनर को कहेंगे भाईजान मैनू पता से, ठीक है, तो तूने फनकारी लगाई है ना, मुझे पता है कि तूने क्या पूछा है, अब तू पढ़, नंबर लेने हैं उससे। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड, तो आप उसमें लिख दें नीचे इंट्रोडक्शन के फौरन बाद, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, ताकि एग्जामिनर को भी पता हो कि जो मैंने गुगली कराई थी ना वो इसने पकड़ ली। नंबर इस तरह आते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हां यार आपको पता था, और फिर आप एग्जामिनर को कहें कि यार जो आपने पूछा था उसका ये जवाब है, ये लो, ताकि वो आपके नंबर काट ही ना सके कहीं से। तो ये तरीका होता है नंबर उठाने का इस तरह के सवालों के अंदर जहां पर इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। फॉर पॉइंट समझ आ गया? तो ये है डिसएग्रीमेंट ओवर अ पॉइंट ऑफ लॉ, कहां पर लिखा है? मैव्रोमेटिस पैलेस्टाइन कंसेशन केस 1924। क्लियर होगी बात? अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे डिसएग्रीमेंट को कहते हैं जो नंबर 1 या बहुत लंबे अरसे से चल रहा हो, या नंबर 2 उसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो, या वो बड़े लंबे अरसे से चल रहा हो, या उसको सॉल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया हो। समझ आ गई बात? जैसे आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर फाइटिंग ऑन अ पीस ऑफ लैंड कॉल्ड कश्मीर फॉर लास्ट 75 ईयर्स, दिस मेक्स इट अ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि 75 साल गुजर गए हैं, बड़ा टाइम गुजर गया है, वो कश्मीर क्या बन जाता है? कॉन्फ्लिक्ट। आप यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट पता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, यूएस चाइना, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम हुई हुई है। दोनों पावरफुल हैं, यूएस और चाइना, इनके दरमियान में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, दोनों मिलिट्री जाइंट्स हैं। मेरी बात समझ आ रही? तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अ डिसएग्रीमेंट विच इज आइदर गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। अपने जो आपके पास इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उन्होंने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन नहीं किया, उन्होंने कहा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है, राइट, उन्होंने इसको ओपन छोड़ दिया। वो कहते हैं कि जो जितने साल हुए हैं ना वो साल खुद ही बता देते हैं कि ये लॉन्ग टाइम हुआ है या नहीं हुआ। मतलब आपको मैं ये नहीं कह सकता 20 साल या 25 साल, वो कहते हैं लॉन्ग टाइम। समझ आ गई बात? तो आइदर द डिसएग्रीमेंट इज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम और इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दैट डिसएग्रीमेंट, या इट इज डिफिकल्ट टू रिजॉल्व दैट डिसएग्रीमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? बात समझ आ रही? इसीलिए आपने देखा होगा कि हमेशा वर्ड इस्तेमाल होता है पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। समझ आ गई? बड़ा टाइम गुजर गया ना यार इस मसले को शुरू हुए हुए, ये कल का मसला तो नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? तो व्हेनेवर द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट कम्स, इसका जो मतलब होता है ना इसके पीछे कि यार ये बड़ा ना कंफ्यूजिंग सा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना ना बड़ा मुश्किल है, इसको सुलझाना जरा मुश्किल है, इसलिए इसके सॉल्यूशंस भी जरा कॉम्प्लिकेटेड बनाए जाते हैं। वो इतने आसान सॉल्यूशन नहीं होते। अच्छा भाई आपस में नेगोशिएट कर लो, हाँ जी भाई हमें पता है 75 साल से सुना हुआ है हमने, आपस में नेगोशिएट कर लो, नहीं हो रहा है, और सॉल्यूशन बताओ। समझ आ गई बात? इस तरह के मसलों के अंदर फिर ये सॉल्यूशन ही काम आते कि चलो भाईजान आपस में बैठ के बात कर लो। भाई हमने की बहुत दफा बात, नहीं मसला हल हो रहा, इसलिए 75 साल से लड़ रहे हैं। देखो आप नहीं है जिन्होंने पहली दफा हमें बताया कि आपस में बात कर लो, हमें भी पता है कि आपस में बात करनी है, लेकिन हमारी आपस में बात हो ही नहीं रही, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह के मसलों के अंदर ना फिर सॉल्यूशंस निगोशिएशन जैसे नहीं आते। इस तरह की सिचुएशंस के अंदर बड़े कॉम्प्लिकेटेड से फिर पूरी पॉलिसीज देनी पड़ती हैं आपको कि अच्छा पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट कह ही इसीलिए रहा है क्योंकि इसका इतना आसान सोल्यूशन होता तो 75 साल से जरूर चल रहा होता ये मसला। लॉजिक समझ आ रही?
इसलिए जब वर्ड्स इस तरह के पूछे जाते हैं ना, उनके पीछे पूरा एक जार्गन होता है, पूरा एक मतलब होता है, एग्जामिनर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होता है। और यकीन करें, एग्जामिनर उस स्टूडेंट को नंबर दे देता है जिसको ये मसला समझ आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग वाला जो वर्ड आएगा उसमें आपको रिटोरिक नहीं चलेगा, उसमें मुझे पूरी पॉलिसी देनी पड़ेगी कि कैसे पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर जाके सोल्यूशन निकलेगा उसका। मेरी बात समझ आ रही? डिस्प्यूट या इशू का सवाल हो ना, उसमें आसान से सोल्यूशन भी चल जाती हैं, निगोशिएट कर लो, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लो। बात समझ आ रही है? इस तरह के काम चल जाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। लेकिन जब वर्ड कॉन्फ्लिक्ट का आता है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से कि मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दिया जाए जो कि इस कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉम्प्लिकेटेड मसले को क्या करे, सॉल्व करे। ये वर्ड है ना एलुसिडेट, ये वर्ड निकला है लूसिड से, अंग्रेजी जुबान का वर्ड था लूसिड। लूसिड होता है आसान करना, किसी चीज को खोलना। वो पतंग उड़ाते थे ना तो गुंजले पड़ जाती थी, तो उसको खोलना, उसको कहते हैं लूसिड। तो एलुसिडेट हमेशा ऐसे मसले के साथ लिखा जाता है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा मसला होता है। उसके लिए फिर आपको ना उसको तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, टॉपिक को खोलना पड़ता है, इसका क्या मसला है, इसका क्या मसला है, तीसरी पार्टी का क्या मसला है, शुरू कहां से हुआ था, चल क्या रहा है, ताकि आसान आसान करके बताना पड़े एग्जामिनर को। हम करेंगे इंशाल्लाह आगे इसको स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह हल किए जाते हैं इस तरह के सवाल। लेकिन अल्फाज में फर्क है, दैट इज वाई अल्फाज फर्क है। और आखिरी है आपके पास क्राइसिस, राइट? क्राइसिस बाय डिफॉल्ट ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें कोई दो तीन लोग अफेक्ट नहीं हो रहे, मल्टीपल लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल आपके पास कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं, राइट? आपके पास मल्टीपल सोसाइटीज अफेक्ट हो रही हैं, उसको क्राइसिस कहते हैं। बात समझ आती? आपके घर में बिजली नहीं आ रही है तो एनर्जी क्राइसिस नहीं है, एनर्जी क्राइसिस तब है जब पूरे इलाके में नहीं आ रही। बात समझ आ रही है? आपके अगर घर में नहीं आ रही तो आपका मसला है तार का, तार ठीक करें। समझ आ गई बात? तो ऐसे सिनेरियो में क्राइसिस इज ऑलवेज इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट? एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, बात समझ आ रही? ह्यूमन राइट्स क्राइसिस। तो व्हेनेवर द वर्ड क्राइसिस कम्स तो आपने ये चीजें देखनी होती हैं। एक और टोटका बताता हूं आपको, जब भी वर्ड क्राइसिस आए ना किसी भी टॉपिक के साथ, किसी भी टॉपिक के साथ, आपसे सवाल आया है एनर्जी क्राइसिस पे, सवाल आया है आपके पास वाटर क्राइसिस पे, जब भी वर्ड क्राइसिस आए ना तो सवाल सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद नंबर 2 क्राइसिस को डिफाइन करते हैं कि क्राइसिस है क्या, लिखते जाएं बेशक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने? गिव द इंट्रोडक्शन, पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन लिखें। अगर क्राइसिस का वर्ड आए तो मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, बाकियों की बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो फिर समझ आएगी, इकट्ठा पढ़ लेंगे ना तो फिर जीभ हौच पौच सा बन जाएगा। क्राइसिस का वर्ड लिखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नंबर 2 डिफाइन द क्राइसिस, जो भी क्राइसिस पूछा उसने उसको क्या कर दें, डिफाइन कर। नंबर 3 प्रोवाइड द रीजंस या कॉजेज ऑफ द क्राइसिस, प्रोवाइड द रीजंस या कॉजेज ऑफ द क्राइसिस। नंबर 4 इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस, इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस। अच्छा, ये आप एक और भी है, बल्कि पॉइंट पूरा लिखने पे आपको आगे चीज बताता हूं, इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स ऑफ द क्राइसिस। और आगे आपने लिखना है रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस, रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस। रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस पता क्या है? वो स्टेप्स जो इस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए लिए जा चुके हैं, मेजर्स जो ऑलरेडी लिए जा चुके हैं इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। एनर्जी क्राइसिस के लिए ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर लिया हुआ है, वाटर क्राइसिस को कम करने के लिए ये काम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर लिया हुआ है। यानी रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस मतलब वो मेजर्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने या उस क्राइसिस के रिलेटेड जो भी लोग हैं अफेक्ट हो रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी जो मेजर्स ले लिए हुए हैं उस मसले को सॉल्व करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस। नहीं, स्टैंस नहीं, स्टैंस तो एंड पे आएगा ना हमारे पास। रिस्पॉन्सेज हैं वो स्टेप्स, वो टेंजिबल मेजर्स जो ऑलरेडी ले लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने रिसेंटली 2019-20 में दियामीर भाषा डैम का इफ्तिताह किया दोबारा, ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद डैम का इफ्तिताह हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी एक नेशनल वाटर काउंसिल बनाई। बात समझ, इस तरह के स्टेप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लिए हैं। बात समझ आ रही है? आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है सीसीआई, उसको फिर वाटर का टास्क दिया है, वो वाटर के मसलों को आपस में डिस्कस करता है बैठ के। तो दीज आर द स्टेप्स या रिस्पॉन्सेज विच हैव बीन टेकन। हम करेंगे आगे, बस अभी पहले स्ट्रक्चर लिखें आप।
और आखिर में लिखें आप सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड। और जब सॉल्यूशंस लिखने हैं ना आपने आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस वो हैं जो विद इन 5 इयर्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस वो हैं जो मोर देन 5 इयर्स लेते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन जो है आपके पास आता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? शॉर्ट टर्म एंड विद इन 5 इयर्स शॉर्ट टर्म, मोर देन 5 इयर्स लॉन्ग टर्म। ये आसान करके आप लिखेंगे एग्जामिनर के लिए, इंशाल्लाह वो नंबर देगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमेशा डिवाइड किया करें सॉल्यूशंस को, राइट, ताकि एग्जामिनर के लिए पढ़ना भी आसान हो, आपके लिए लिखना भी आसान हो। तो चीजें इस तरह जो है वो डिवाइड होती है। ये क्राइसिस जब भी वर्ड आएगा ना आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, सवाल को सॉल्व करने का स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। जब भी वर्ड कौन सा आएगा? क्राइसिस। समझ आ गई बात? आइडिया क्लियर हो गया? तो दिस इज द रीजन, जो भी आप क्राइसिस का वर्ड उठा लें, एनर्जी क्राइसिस आप समझ लें, फॉर एग्जांपल आप कौन सी दे सकते हैं इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर? मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस। समझ आ गई? अब मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस ये चल रहा है जनाब, ये क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास सऊदीया का मसला भी है, मिडिल ईस्ट के अंदर आपके पास पैलेस्टाइन का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है जनाब। उसके बाद उसके कॉजेस क्या हैं, उसके बाद इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, उसके बाद इसके रिस्पॉन्सेज क्या हैं, और उसके बाद इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ये एक स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा जब भी वर्ड कौन सा आएगा? क्राइसिस का। चॉइस ऑफ वर्ड्स को फॉलो करते जाएंगे, इंशाल्लाह नंबर आपके आएंगे। चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉलो नहीं होंगे, नंबर आना मुश्किल हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी? तो मैं बात हमने शुरू की थी यहां से 720 से। 720 कंसर्न मेरा नहीं है, मेरा कंसर्न है ये 60-60, ये 60 और ये 60 जो इन दोनों में आनी। सवाल इनमें मैंने ये डिफरेंस जो है उस वीडियो में बताया हुआ, आप पहले वीडियो देखें। अगर आपको मैं कह रहा हूं समझ ना आए फिर इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेंगे, घबराना नहीं, ठीक है। एक एक करके चीजें समझते जाएंगे ना तो चीजें जरा एब्जॉर्ब हो जाएंगी एकदम। वो बहुत ज्यादा ना वो हौच पौच हो जाता है बंदे के ज़हन के अंदर कि यार वो कंफ्यूजन हो जाती है फिर दोबारा। अभी और भी बड़े वर्ड हैं यार, कंपेयर है, कंट्रास्ट है, ठीक है जनाब। अच्छा, कभी कभार वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट इकट्ठे ही पूछ लेते हैं, ठीक है जनाब। वो करेंगे, सब करेंगे, सलीम नहीं रखें, इजी हो जाएगा, सब करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बस इसको ना जरा एक एक करके समझते जाएंगे चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम मोर कंसर्न अबाउट दीज टू वर्ड्स, सॉरी दीज टू पेपर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, जिसमें मुझे 60-60 नंबर लेने हैं। 60-60 नंबर का मतलब यह है कि मैंने 4 सवाल सॉल्व करने हैं और फिर मेरा 5वां सवाल है एमसीक्यूज का। अगर मैं 5 सवालों में 12-12-12-12 करूं तो मेरे 60 नंबर पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैंने कोशिश करनी है कि मैं 12 नंबर ना लूं, मैंने कोशिश करनी है कि मैं एम रखूं कम से कम 15-16 का। 15-16 का एम रखूंगा तो शायद 13 पे गिर जाऊं आके, या 14 पे गिर जाऊं आके। क्या 15-16 आ सकते हैं? 18-18 भी आते हैं नंबर, ठीक है, 19-19 भी आते हैं। इस दफा जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को 96 नंबर भी दिए, ठीक है। तो 96 का मतलब ये है कि 19-19-19 चारों सवालों में और एमसीक्यू में 20, फिर ही 96 बने ना। इसका मतलब है नंबर आ जाते हैं, बस नंबर लेने का तरीका पता होना चाहिए कि नंबर आते कैसे। इस सिनेरियो को जरा अंडरस्टैंड करें। उसके लिए मैंने एक डिफरेंस बताया था कि पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के पेपर के अंदर पहला डिफरेंस जो आपके पास आता है वो हिस्ट्री का पोर्शन आता है। ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर हो, जो मर्जी सवाल आए, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में मैं कह रहा हूं जो मर्जी सवाल आए, उसमें हिस्ट्री पे बात करना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान अफेयर्स के हर सवाल में हिस्ट्री पे बात करना फर्ज। क्यों? क्योंकि आपने सारी जिंदगी पाकिस्तान अफेयर्स या मुताला पाकिस्तान या सोशल स्टडीज जो भी पढ़ा है आपने सारी जिंदगी उसको पढ़ाई एज हिस्ट्री। आपको पढ़ाने वाला भी वही प्रोफेसर था जिसने आपको पढ़ाई भी एज हिस्ट्री और आपने भी पढ़ी एज हिस्ट्री। बाय डिफॉल्ट जब भी हम पाकिस्तान अफेयर्स की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में यही आइडिया आता है, हम किसकी बात करने लगे हैं अभी? हिस्ट्री की। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ है कि पाकिस्तान अफेयर्स का जो पेपर है 2016 के बाद वो चेंज हो गया। 2016 से पहले पाकिस्तान अफेयर्स का जो सारा सिलेबस था ना वो 1947 से पहले तक खत्म हो जाता था। बात समझ आती है? जो हमने बेसिकली पढ़ा है, यानी 1947 तक का जो सिलेबस था वो 2016 में पाकिस्तान अफेयर्स में आता था। 2016 के बाद एग्जामिनर ने कहा कि मैं 1947 के बाद से पूछूंगा।
1947 के बाद। और रियलिस्टिकली पाकिस्तान अफेयर्स है ही ये जो 1947 के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले तो इंडियन अफेयर्स है, हम तो थे ही नहीं। हम तो इंडिया की तारीख पढ़ रहे हैं ना। पाकिस्तान कब बने? 47 में। मेरी बात समझ आ रही है ना जी? 0345 14 अगस्त 1947। तो भाई पाकिस्तान तो बना ही 1947 में। तो 47 से पहले तो हम बने ही नहीं है। तो जब हम बने ही नहीं है तो हम पता नहीं हमें पढ़ाते क्या रहे। ठीक है जनाब, क्योंकि हम ना 47 में आके ना इमोशनल हो जाते थे थोड़े से, कि जो भी ट्रेन आ रही थी वो फिर लाशों के जरिए ही आ रही थी। यहां पे ना जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना तो वहां पे हम ना फिर पर्दा बंद कर देते हैं, ताकि अवाम को उसके बाद ना बताएं कि 47 के बाद हमने क्या किया इस मुल्क के साथ। और हमने ये भी नहीं बताया कि जो हम यहां से ट्रेनें भेजते थे उन पे भी हम क्या भेजते थे। उस पे भी हम कोई जो अनाज अनूज नहीं भेजते थे, उन पे भी इसी तरह के लोग जाते थे जो कटे हुए जाते थे यहां से, और वहां से भी कटे हुए आ रहे थे। तारीख इस तरह ही पढ़ाई है। मेरी बात समझ आ रही? तो इसलिए एग्जामिनर ने कहा कि भाईजान ये तो पाकिस्तान अफेयर्स है ही नहीं। पाकिस्तान अफेयर्स तो अब मैं पूछूंगा, इसलिए 47 के बाद से उसने ना सॉरी 2016 के बाद से उसने सिलेबस चेंज करके 1947 के बाद से पूछना शुरू कर दिया। लेकिन फिर प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि 1947 के बाद की जो चीजें हैं वो करंट अफेयर से ओवरलैप कर रही हैं। वही एनर्जी क्राइसिस है, वही सीपैक है, वही सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं। बात समझ आ रही है? वही इकोनॉमी है, वही अनएम्प्लॉयमेंट है, वही आपके पास करप्शन है, वही सोशल इशू है करंट अफेयर्स वाले, वही सोशल इशू है पाकिस्तान अफेयर्स वाले। फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि यार करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। फिर एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट दी एक एग्जामिनर रिपोर्ट। आपको पता है एफपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएं, आपको एग्जामिनर की रिपोर्ट मिलती है। एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि स्टूडेंट्स को पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर सॉल्व करना ही नहीं आ रहा। ये कैसे मुमकिन है कि यार स्टूडेंट के 12 12 14 14 17 17 नंबर आ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स में? देखा नहीं आपने डीएमसी 2 साल पहले? किसी के 14 नंबर हैं, किसी के 16 नंबर हैं, किसी के 17 नंबर हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसी साल स्टूडेंट के 60 नंबर भी आए हैं, 70 नंबर भी आए हैं। मुझे बात सुने, आप इस दफा पॉलिटिकल साइंस के नंबर देखें, पॉलिटिकल साइंस नंबर कम आए हैं। आप सारे के सारे, किसी के 99 है, किसी के 100 है। लेकिन इसी साल स्टूडेंट्स 140 नंबर भी लिए हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसका मतलब यह है कि यार पेपर हिट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पेपर हिट हो रहा होता तो सबके 100 ही होते। 140 अगर किसी के आ रहे हैं इसका मतलब है उसके पेपर में कुछ तो फर्क है ना यार, जो 100 से 140 पे ले गया उस। तो प्रॉब्लम आता है हमारी पेपर अटेम्प्ट करने में। तो इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जब 2016 के बाद 1947 के बाद से पेपर आना शुरू हुआ तो फिर हमें कंफ्यूजन हो गई करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मेनली एक ही है। नंबर वन, whenever a question of Pakistan affairs comes, irrespective of whatever the question is, आपको उस पर हिस्ट्री पे बात करना फर्ज जरूरी है। आपने हिस्ट्री पे बात नहीं की वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर ही नहीं होगा, अनलेस अनलेस सवाल है ही हिस्ट्री का। अब इमेजिन करें सवाल पूछा है सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे, इस पे हिस्ट्री पे बात करेंगे आप पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर के पाकिस्तान के अंदर सिविल मिलिट्री रिलेशन कैसे डेवलप हुए। लेकिन अगर सवाल आया है मुजद्दद अल्फसानी पे, मुजद्दद अल्फसानी का जो टॉपिक है वो बाय डिफॉल्ट ही हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हेडिंग हिस्ट्री की नहीं बनेगी, इसमें हेडिंग बनेगी इवेंट्स व्हिच लेड टू द रिफॉर्म्स ऑफ मुजद्दद अल्फसानी, इंसिडेंट्स व्हिच लेड टू दिस, इवेंट्स व्हिच लेड टू दिस। आप उसमें बताएंगे कि मुजद्दद अल्फसानी जो है अगर वो वहादतुल वजूद को के बदले में वहादतुल शहूद दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहां पर वहादतुल वजूद आया हुआ था। इवेंट्स विच लेड टू हिज रिफॉर्म्स, अगर मुजद्दद अल्फसानी जो है अकबर के कामों को काउंटर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अकबर ने 1582 के अंदर दीन इलाही दे दिया था, तो मतलब आप उसमें फिर लिस्ट बनाएंगे इवेंट्स विच लेड टू द रिफॉर्म्स या इवेंट्स विच लेड टू द इंसिडेंट। वहां पर अगली हेडिंग हिस्ट्री की नहीं बनेगी, वहां पर हेडिंग किसकी बनेगी? इवेंट्स विच लेड टू द रिफॉर्म्स करके कोई आप हेडिंग बना लेंगे ताकि उसके थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया जा सके। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर हिस्ट्री पे बात करना फर्ज हो जाता है। क्लियर होगी बात? आइडिया क्लियर हो गया? तो पहला तो डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के अंदर आपने जितनी भी कोटेशंस लिखनी है या कोई एग्जांपल्स देनी है या कोई केस स्टडीज लिखनी है, वो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान सेंट्रिक। आप इकोनॉमी पे सवाल कर रहे हैं ना, अगर करंट अफेयर्स के अंदर आप कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन को काउंटर लिख लें। आप इकोनॉमी पे सवाल कर रहे हैं, आप वाई नेशंस फेल की बात कर लें, समझ आ रही है? आप किताबों के रेफरेंस के जरिए में आर्गुमेंट्स निकाल लें। लेकिन अगर ये पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल आया ना
तो फिर आपको मजबूरी है कि आपको इशरत हुसैन कोड करना पड़ेगा, आपको अकबर जैदी कोड करना पड़ेगा। समझ आ रही है? ये सारे के सारे वो लोग हैं जो को टॉप इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमी को समझते हैं या पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो आपको उनकी एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी। मेरी बात समझ आ रही? तो ये वो लोग हैं जिनकी एग्जांपल दे सकते हैं। मुशाहिद हसन सैयद की एग्जांपल दे सकते हैं, औरंगजेब साहब की जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी कोई कोटेशन निकाल सकते हैं, कोई आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, कैसर बंगाली साहब की बात कर सकते हैं आप। तो मल्टीपल थिंग्स जो कि आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेन एवर अ क्वेश्चन इन पाकिस्तान अफेयर्स कम्स, तो आपका जो आर्गुमेंट है वो ज्यादातर पाकिस्तान सेंट्रिक रहेगा। उसमें कोटेशंस या उसमें फैक्ट्स, उसमें जो भी रेफरेंसेस हैं वो ज्यादातर पाकिस्तानी सेंट्रिक निकाले जाएंगे। ये पाकिस्तान अफेयर्स का एक आइडिया है जो कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के नंबर नहीं आए। यहां तक बात क्लियर होगी? थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को समझ आ गया, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी ज्वाइन किया। बाकी फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर होगी बात जी? अब आएंगे अपने मसले के ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि था 18th अमेंडमेंट। क्लियर है जी? 18th अमेंडमेंट के अंदर हमने जो है वो चीजें कुछ डिस्कस की थी, उन्हीं से डिस्कस करते हैं, आइडिया को स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे लेके चलें। हाँ जी, व्हाट वाज 18th अमेंडमेंट? क्या था 18th अमेंडमेंट? क्यों था, क्यों हुई थी? वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो जरा थोड़ा सा आइडिया दें मुझे। व्हाट इज द आइडिया ऑफ 18th अमेंडमेंट? जी सर बताएं, 18th अमेंडमेंट क्या है? एक मैं क्वेश्चन लेता हूं। प्रोविंसेस को इंपावर करने की अमेंडमेंट लाएगी, ठीक है। इसमें जब आप इंपावर की बात करते हैं तो इंपावर करने के लिए मतलब लॉ मेकिंग के लिए इंपावर करना या फाइनेंस के लिए इंपावर करना? फाइनेंस के लिए इंपावर करना। जब आप पावर की बात कर रहे हो तो पावर का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग, हाँ, और आप उसको ना लेजिस्लेशन की पावर, यानी लेजिस्लेटिव पावर। आप कहो कि लेजिस्लेटिव पावर प्रोविंसेस को ज्यादा दी गई थी 18th अमेंडमेंट के बाद। ठीक हो गया आपका पॉइंट। एनएफसी वार्ड्स वो तो पहले भी थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कह रहा हूं एनएफसी वार्ड्स तो पहले भी थे। चेंज क्या आया? एनएफसी वार्ड्स तो बहुत शुरू से 1947 के बाद से ही आ गए थे। एनएफसी वार्ड में चेंज आया है, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट चेंज जो एनएफसी वार्ड में आया। लॉ मेकिंग एटोनॉमी ऑफ डिसाइडिंग थिंग्स ऑन देयर ओन। जी मकसूद सही कह रहे हैं आप। आर्टिकल 6 उसका क्या किया आपने? पहले भी था। आप कहोगे आर्टिकल 6 अमेंड हुआ था, अमेंड हुआ था उसके अंदर। अमेंडमेंट और है, इंप्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने नहीं, आपके लॉ मेकर्स ने करनी है, वो चल करते हैं उस पर। ठीक है, आइडिया आपको क्लियर है, यू आर देयर कि आर्टिकल 6 में कुछ चेंजेस आई थी। और 25 आया था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, सो ज्यादा पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास थी उनको पावर्स को वहां से प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर को दे दिया गया था। ठीक हो गया, जिसको हम बेसिकली जो है वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में हम बात कर सकते हैं कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गए थे, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जब पावर ज्यादा होती है तो या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है या सेमी प्रेसिडेंशियल होती है, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक हो गया, और क्या किया हमने? 25A, 19A और 10A। ठीक हो गया। और 163A या 63A? 63A। ठीक है, और 58(2)B। ठीक है, 58(2)B का क्लॉज ये था कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी कि वो जब चाहे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सिर्फ नेशनल असेंबली को, याद रखें सेनेट डिसॉल्व नहीं होती, सिर्फ नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती। वो तो आया है ना, बाद में ऐड किया उन्होंने कि वो प्रेसिडेंट की उसमें जो है वो करते हैं उस पर डिस्कशन, जरा स्टेप बाय स्टेप एक एक करके करते हैं, सारा कुछ करते हैं डिस्कस। और क्या हुआ? कोटा सिस्टम 18th अमेंडमेंट में आया था। सरकारी तो 73 से चलता है, 73 से चल रहा था। उसके अंदर कोटा सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो 1973 से, बल्कि इनफैक्ट कोटा सिस्टम 10 साल के लिए आया था शुरू में, 73 से 83, फिर वो 20 साल के लिए हुआ 93, फिर वो 40 साल के लिए हो गया 2013 के बाद से कोटा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो अपना जब 97 में कोटा 40 साल के लिए किया था मियां साहब ने, तब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो 2013 में भी इत्तफाकन ही मियां साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो मियां साहब ने अपने ऑफिस से एक ऑर्डर जारी किया था कि मैंने जो ऑर्डर जारी किया था रिगार्डिंग दी एक्सटेंशन ऑफ कोटा टू 40 ईयर्स, उसको इसी तरह आगे इंप्लीमेंट कर, वो चलता जा रहा है। उसके उसी के अंदर डिवीजन थी
आपके पास कि अच्छा जी इतने परसेंट सीटें जो हैं वो पंजाब को मिलेंगी, इतने परसेंट सीटें खैबर पख्तूनख्वा को, इतनी बलूचिस्तान को, इतनी सिंध को। सिंध में भी फर्दर डिवीजन हो गई, राइट, वो भुट्टो साहब ने की वो उस दौर के अंदर। क्यों की थी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन चल रही है अभी तक। जरूरी है, कोटा जरूरी है, वक्त की जरूरत है, जो चल रहा है चलना भी चाहिए जब तक मसले हल नहीं होते। जी, और केपी कर दिया था, ठीक हो गया। सिंध में एच ऐड हो गया था, बलूचिस्तान में BALU की जगह BALO हो गया, ठीक। अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ना वो एक ही टिकट में दो मजे कर रहा था, ठीक है जनाब, यानी कि वो एक ही टिकट में दोबारा मूवी देख रहा था, ठीक है। वो खुद प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा था और अटॉर्नी जनरल भी था, यानी अटॉर्नी जनरल का मतलब है गवर्नमेंट का वकील भी था, वहां से पैसे भी लेता था और प्राइवेट प्रैक्टिस करके भी पैसे लेता था। आर्टिकल 142 में जो कंटेंट लिस्ट वो सप्रेस थी, अबॉलिश नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आर्टिकल 140A, उसके बारे में बात हुई थी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होगा, बट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये सूबों का काम है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना। क्योंकि आर्टिकल 140 के अंदर लिखा हुआ है 140A में कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना किसने है? सूबों ने, जो अभी तक नहीं इंप्लीमेंट हुआ। यही प्रॉब्लम है, सेंटर कहता है सूबे कुछ नहीं कर रहे, सूबे कह रहे हैं सेंटर ने इतना काम खराब किया हुआ है 60 साल से कि हमसे मसले ही नहीं हल हुए, ब्लेम गेम शुरू हो गई है। और जी जी 47 में से 44 जी जी बिल्कुल, अब उसी पे आने लगे हैं हम, यहां तक हमने जो पढ़ लिया था, या लास्ट हमने आर्टिकल 160 तक पढ़ा होगा, NFC अवार्ड्स वाली बात हमने की होगी। क्लियर है जी, यहीं से आगे चलते हैं। यहां आप लोगों ने जितनी बातें की सब बिल्कुल ठीक, इसमें कुछ गलत नहीं, राइट, ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए कर लिया ताकि हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, एक फ्लो बन जाए। बाकी ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में कवर की हुई हैं। मैं फिर कह रहा हूं आप वो लेक्चर एक दफा देख लें ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लिखना है चेंजेस, बल्कि लिखें चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जजेस, चेंजेस इन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जजेस was done. Changes in appointment procedure of judges were done. अच्छा, याद रखना है आपने कि पहले पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो होते थे ना हायर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट्स का मतलब हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी, इन दोनों कोर्ट्स के अंदर जो आपके पास जो है जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, उसका तरीका होता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। अस्सलाम वालेकुम सर, कोई मसला नहीं भाई, मैंने कहा ही कुछ नहीं, मैं तो बोला ही कुछ नहीं, मैं तो सलाम किए। बैठो बैठो, ठीक है जनाब, आ जाइए उधर बैठ जाए, वो जगह है वहां, उधर आ जाए। अच्छा, तो जी रिपीट कर लेते हैं इसको, इसी पॉइंट को। हम ये बात कर रहे थे कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ जजेस जो है वो हमारे पास चेंज हो गया था। इससे पहले 18th अमेंडमेंट से पहले आपके मुल्क के जो हायर जजेस की अपॉइंटमेंट थी, यानी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, वो आपके मुल्क का प्रेसिडेंट किया करता था। यानी प्रेसिडेंट की सवाबदीद थी कि प्रेसिडेंट जिस मर्जी को हाई कोर्ट का जज लगा दे और जिस मर्जी को सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दे। मेरी बात समझ आती? लेकिन ये अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो था वो चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूं। 1996 में, याद रखना है आपने, चेंजिंग आई है 2010 में, अमेंडमेंट हुई है, लेकिन इसकी रीजन कब बनी थी? 1996। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर केस आया था, उसका नाम था जजेस केस। नाम क्या था? जजेस केस। जजेस केस, जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि भाईजान कौन सा जज काबिल है सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए या हाई कोर्ट में आने के लिए, यह हमसे पूछे ना आप, क्योंकि हम जज हैं, हम बता सकते हैं ज्यादा बेहतर कि कौन इस काबिल है। लीगली तौर पे, प्रोफेशनली तौर पे मशवरा कर लें कम से कम हमसे, कि हम बता सकते हैं कि यह बंदा इस काबिल है कि इसको जज लगाया जाए या ना लगाया जाए। तो जजेस केस जो 1996 में आया था, वो एक रीजन बना था कि द जजेस वांटेड द अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया ऑफ जजेस टू बी चेंज्ड। बात समझ आ गई? द जजेस वांटेड द अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया ऑफ द जजेस टू बी चेंज्ड, क्योंकि जजेस कह रहे थे कि प्रेसिडेंट डज नॉट नो कि हु इज केपेबल, द जजेस नो दैट हु इज केपेबल। मेरी बात समझ आ रही? तो जो 96 वाला जजेस केस था, उसकी वजह से 2010 में जाके फिर ये प्रोसीजर चेंज हुआ और आपने एक नया आर्टिकल ऐड किया 175A।
175A जो आर्टिकल था, 175A, दैट आर्टिकल was added in Pakistan's constitution. 175A. This article was added in Pakistan's constitution and the appointment criteria of judges was changed. समझ आ गई बात? अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या हो गया? चेंज हो गया. क्या क्राइटेरिया बन गया? लिख लिया आपने? जरा अब फोकस रखें मेरी तरफ, अटेंशन मेरी तरफ दीजिएगा ताकि जरा समझ लें, फिर हम लिखवाएंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा. मैंने कहा अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया चेंज हो गया. क्या क्राइटेरिया बन गया? एक बना जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जेसीपी, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान. जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बना, राइट, वो नॉमिनेशंस देता था. वो नॉमिनेशंस जाती थी फिर आपके मुल्क के प्रेसिडेंट के पास नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास. सुने क्या आता था? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान. इसमें इनिशियली थे 7 मेंबर्स. कौन कौन से थे मैं लिखवाता हूं. जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना जिसमें कितने मेंबर थे? 7. ये नॉमिनेशन देंगे कहां जाएगी? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास. पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल बंदे होंगे 8. पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने बंदे? 8. 4 गवर्नमेंट से, 4 ऑपोजिशन से. जो 4 गवर्नमेंट के लोग हैं उनमें से 2 नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से. जो 4 ऑपोजिशन के हैं उनमें से 2 नेशनल असेंबली से, 2 सेनेट से. समझ आ गई बात? ये 8 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भेजे हुई नॉमिनेशंस को या रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी. जो एक्सेप्टेड होगा वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास. समझ आ गई बात? यानी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 7 बंदे नॉमिनेशंस देंगे. नॉमिनेशंस किधर जाएंगी? पार्लियामेंट्री कमेटी. उसमें कितने बंदे? 8. वहां से जो अप्रूवल होगा, अप्रूवल होके किधर चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास. प्रेसिडेंट में साइन कर देगा, जज अपॉइंट हो जाएगा. समझ आ गई बात? पहले सिर्फ और सिर्फ कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट. आप जुडिशियल कमीशन नॉमिनेशन देगा, पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएंगी, पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव करके कहां भेजेगी? प्रेसिडेंट के पास. समझ आ गई बात? ये जो 7 बंदे जुडिशियल कमीशन में हैं, पहले ये नोट कर. 18th अमेंडमेंट 7 बंदे. नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. ठीक हो गया जी? 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द चीफ जस्टिस. 2 senior most judges of the Supreme Court after the Chief Justice. तीन बंदे हो गए. अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान. अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान. ठीक है जनाब? चौथा बंदा कौन सा आ गया? अटॉर्नी जनरल. 5वां बंदा फेडरल लॉ मिनिस्टर. फेडरल लॉ मिनिस्टर. 6ठा बंदा एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, appointed by Pakistan Bar Council. An advocate of Supreme Court of Pakistan appointed by Pakistan Bar Council. लिख लिया आपने? पाकिस्तान बार काउंसिल एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को नॉमिनेट करेगी जो यहां पर आएगा. प्रीरेक्विजिट ये है कि उस बंदे की कम से कम 10 साल की एक्सपीरियंस हो वर्किंग एज अ लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का 10 साल का सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बंदे का, जो भी वकील आएगा. क्या लिखा है हमने? एन एडवोकेट अपॉइंटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल विद एटलीस्ट 10 years एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये नहीं कि टोटली 10 साल का, सुप्रीम कोर्ट के 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 6 बंदे पूरे हो गए. पहला हमने लिखा चीफ जस्टिस, बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 बंदे अटॉर्नी जनरल, 4 फेडरल लॉ मिनिस्टर, 5 एक सीनियर लॉयर, 6 और 7वें नंबर पे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट.
आर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस एंड द टू सीनियर मोस्ट जजेस। वो जो पहले दो नहीं लिखे हमने ऊपर, a retired judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice and the two senior most judges। लिख लिया? तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 7 बंदे हैं। नंबर 1 चीफ जस्टिस, दूसरे नंबर पे 2 सीनियर मोस्ट जज। कितने बंदे हो गए? 3। ये तीनों मिलके एक रिटायर्ड जज को नॉमिनेट करेंगे। 4 अटॉर्नी जनरल, 5 आपके पास फेडरल लॉ मिनिस्टर, 6 आपके पास जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, 7 बंदे। ये 7 बंदे जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। ये पार्लियामेंट्री कमेटी को नॉमिनेशन भेजेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी अप्रूव करके किसको भेज देगी? प्रेसिडेंट। एक चीज ये समझ लें, चेंज 18th अमेंडमेंट में तो यही था। 19th अमेंडमेंट में कुछ इसमें मजीद चेंजेस आई थी, वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 19th अमेंडमेंट वाली चेंज मैं बाद में बताता हूं आपको। यहां तक बात क्लियर होगी? ये आर्टिकल 175 ए क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज पॉइंट समझ लें, ये तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है 7 बंदों सुप्रीम कोर्ट में जज नॉमिनेट करने के लिए। अगर हाई कोर्ट में जज नॉमिनेट होना है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर हाई कोर्ट में, पिशावर हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर, राइट सिंध हाई कोर्ट के अंदर, अगर इन चारों हाई कोर्ट्स के अंदर या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इन 5 हाई कोर्ट्स के अंदर अगर जज ने नॉमिनेट होना है, तो इन 7 बंदे जो आपके जुडिशियल कमीशन वाले हैं ना, इनमें 2 बंदे और ऐड हो जाएंगे। 7 बंदे जो ऑलरेडी बैठे हैं जुडिशियल कमीशन में, इनमें 2 बंदे और ऐड हो जाएंगे। वो पता कौन होंगे? जिस भी हाई कोर्ट का जज लगना है, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के बाद का सीनियर मोस्ट जज। बात समझ आ गई? सो अगर लाहौर हाई कोर्ट में नॉमिनेशन जानी है तो 7 बंदे तो ये हैं, बाकी 2 बंदे कौन होंगे? लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसका सीनियर मोस्ट जज। अगर सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट होनी है तो फिर सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर अगर नॉमिनेशन होनी है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज। समझ आ गई? तो हाई कोर्ट्स में नॉमिनेशन करते वक्त जुडिशियल कमीशन के कितने बंदे हो जाएंगे? 9। सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेशन करते वक्त जुडिशियल कमीशन के बंदे होंगे 7। हाई कोर्ट में 2 बंदे और ऐड हो जाएंगे, यानी उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज। बाकी प्रोसीजर सेम है। यहां तो बात क्लियर हो गई? ऑनलाइन क्लियर हुई है? ऑनलाइन भी जरा हाँ ना कर दें अगर क्लियर हो गई है। आगे चलते, यहां तो बात क्लियर। 19th अमेंडमेंट के अंदर, 19th अमेंडमेंट जी, सवाल नहीं कर सकता, अब नहीं कर सकता। 18th अमेंडमेंट से पहले पावर थी उसके पास, अब कुछ भी नहीं है। अब उसके पास सिर्फ इतनी पावर है कि 23 मार्च और 14 अगस्त को उसने बाहर निकलना है, बस। अब उसके पास कोई पावर नहीं है, बाकी वो मिलता जुलता है, घूमता फिरता है, एंजॉय करता है। पार्लियामेंट्री कमेटी रिजेक्ट कर सकती है क्योंकि आपके मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई है ना, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में असल पावर पार्लियामेंट के पास होती है। 4 गवर्नमेंट क्यों? क्या मतलब? हाँ तो ऑब्वियसली मेजोरिटी आपको 5-3 चला गया, अप्रूवल हो गया। भाई यहां पे तो 4-3 आ सकता है। जुडिशियल कमीशन में जस्टिस आयशा मलिक जो थी, पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की चीफ आपके पास जज गई थी, उनका डिसीजन पता क्या आया था? 5-4। 9 बंदों में से 5 ने कहा था कि जस्टिस आयशा मलिक को भेजना है, जुडिशियल कमीशन की बात कर रहा हूं, और 4 ने कहा था जस्टिस आयशा मलिक डिजर्व नहीं करती। लेकिन क्योंकि 5-4 हुआ था तो जस्टिस आयशा मलिक चली गई सुप्रीम कोर्ट में। यार देखो, इट्स वेरी सिंपल। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स हमेशा बढ़ता ही तब है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आता है। डिबेट बढ़ती ही तब है। डिबेट तब खत्म हो जाती है जब हर बंदा दूसरी बंदे से एग्री करता जाए, तो डिबेट तो इवॉल्व ही नहीं होती। सिस्टम तभी डेवलप होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आता है, ताकि सिस्टम्स में कुछ चेंजेस लेकर आई जाती हैं, को फर्दर प्रॉब्लम समझ आती हैं। समझ आ गई? सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, जब आप प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करते हो, तो सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सोल्यूशन का इंप्लीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस तरह
तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें 8 बंदे हैं, ये 8 बंदे रिजेक्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके बाद वो किधर चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास रिजेक्शन की पावर नहीं, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल ही देगा, उसके पास रिजेक्शन की पावर नहीं। 19th अमेंडमेंट में क्या चेंज आया? 19th अमेंडमेंट में पहला चेंज ये आया कि जुडिशियल कमीशन के 7 की बजाय 9 मेंबर हो गए। 19th अमेंडमेंट में क्या चेंज आ गया कि इंस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ जुडिशियल कमीशन, नाउ देयर आर 9 मेंबर्स ऑफ जुडिशियल कमीशन। इंस्टेड ऑफ 7 members of judicial commission, there will be 9 members in the judicial commission। 7 बंदे तो पुराने वाले हैं जो आपने लिखे में, 2 बंदे इसमें ऐड हुए हैं। वो पता कौन से हैं? जहां पर आपने लिखा है ना 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वहां पर आएगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो आपने लिखा था ना 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस के नीचे, वहां पे आप लिखेंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी 2 की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आएंगे जुडिशियल कमीशन। बस ये चेंज आया। पहला, जुडिशियल कमीशन का चेंज समझ आ गया? इंस्टेड ऑफ 7 नाउ देयर विल बी 9 मेंबर्स। दूसरा मसला, चेंज क्या क्या? अब ये 7 की जगह क्या कर देंगे आप? 9। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करेंगे तो कितने बंदे होंगे? 9। हाई कोर्ट में करेंगे तो कितने बंदे होंगे? 11। क्योंकि 2 तो ऑलरेडी ऐड होने ही होने हैं ना हाई कोर्ट के बंदे। तो पीछे 7 थे तो 2 ऐड होते थे 9 हो जाते थे, पीछे 9 हो गए तो 2 ऐड होंगे तो 11 हो जाएंगे। दूसरा चेंज क्या आया सुने, जुडिशियल कमीशन नॉमिनेशन देता है किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी किसको भेजती है? प्रेसिडेंट को। अब चेंज क्या आया? चेंज ये आया कि पार्लियामेंट्री कमेटी अब भेजेगी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर भेजेगा प्रेसिडेंट। यहां तक बात समझ आ गई? पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशियल कमीशन की नॉमिनेशंस को डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं भेजेगी, वो आप किसको भेजेगी? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर किसको भेजेगा? प्रेसिडेंट को। और प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकता, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन साथ पता क्या लिखा हुआ है? अगर वो नॉमिनेशन रिजेक्ट करेगा तो रीजन भी देगा। ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी जी मैंने रिजेक्ट कर दी। इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजेक्ट्स द नॉमिनेशन ऑफ एनी जज गिवन बाय द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, देन द प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू गिव द रीजन एज वेल। समझ आ गई बात? फिर प्राइम मिनिस्टर आगे किधर भेज देगा? प्रेसिडेंट के पास। ऐसे ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर तो कम से कम एक कुछ फिल्टर तो लगे हैं ना, कुछ ऐसे जज तो आएंगे ना आपके पास जो कम से कम एलिजिबल होंगे। वरना आप एक काम करें, आप ना जो है वो 2010 से पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई लिस्ट मिलती है, हाई कोर्ट में तो वैसे पड़ी होगी आपके पास, कभी चक्कर लगे तो आप वहां से लिस्ट लीजिएगा उन्हें। आपको रियलाइज होगा कि 70 से 80% लोग जो हाई कोर्ट में जज लगे हुए थे ना, वो एग्जिस्टिंग जजेस के या बेटे थे, या उनके दामाद थे, या उनके भतीजे भांजे थे, या किसी ना किसी रिलेशन में उनका चक्कर एग्जिस्टिंग जजेस के साथ था, जिसकी वजह से वो नॉमिनेट हो जाया करते थे। समझ आ गई बात? आपको जरा स्क्रूटनी आ गई, जरा थोड़ा फिल्टर लगेगा, कम से कम एलिजिबल जजेस जो हैं वो आपके पास टॉप के ऊपर आएंगे। ये जो आपके जस्टिस मियां साकिब निसार की तरह के जो लोग थे, ये इसी प्रोसेस से आए हुए थे ना, नॉमिनेशन कर करके पसंदीदा। तो उन्होंने हालात नहीं देखे थे आपके क्या किए थे मुल्क के। समझ आ गई बात? ये जो काजी फाइज़ साहब हैं, ये इस प्रोसेस के हैं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि 2013 में जा आए थे। तो इसलिए फिर आपको जजेस का थोड़ा बहुत खुद ही समझ आ जाएगा कि यार इनका थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि आपको खुद ही समझ आ जाएगा कौन छत फाड़ के आया था, ठीक है जनाब, और कौन दरवाजे से आया था। तो वो सिचुएशन जो है ना आपको डिफरेंट नजर आती है। तो नाउ द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज 9 मेंबर्स, राइट? If the appointment is done in the high courts, there will be 11 members. समझ आ गई बात? तो भाई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसका सीनियर मोस्ट जज, जजेस ही होंगे ना यार। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड सीनियर मोस्ट जज 9 में ऐड होके 11 हो जाएंगे। समझ आ गई बात? ये 9 बंदे मैडम, 2 ऐड हो गए ना नए बंदे। 2 सीनियर मोस्ट जज की बजाय 4 सीनियर मोस्ट जज हो गए ना।
हमने लिखा था ना जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आपने दो बैक साइड पे पेज पे जाए ना मैडम, जहां पे आप दो सीनियर मोस्ट जज लिखे हैं, सेकंड नंबर पे देखें, यहां पे चार हो जाएंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस इंस्टेड ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। नहीं जी, प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर नहीं ऐड होगा, कोई प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर नहीं ऐड होता, सिर्फ फेडरल लॉ मिनिस्टर ऐड होता है। यहां तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को। जिस हमने लिखा है अटॉर्नी जनरल, कुछ लोगों के लिए न्यू है, उनके लिए बता देता हूं, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसका जो वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वकील को एडवोकेट जनरल कहते हैं, राइट। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वकील होता है उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, और जो फेडरल गवर्नमेंट का वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। समझ आ गई बात? तो ये है, इसलिए आपने अटॉर्नी जनरल लिखना है, एडवोकेट जनरल नहीं लिखना वहां पे। तो आपने जो 9 बंदे, ये 9 बंदे पूरे हो गए आपके पास, 2 बंदे ऐड हो गए, ये क्राइटेरिया समझ आ गया। ये आर्टिकल 175A के अंदर क्राइटेरिया चेंज हो गया था। दिस इज व्हाट द ओवरऑल आइडिया अबाउट द 18th अमेंडमेंट वाज, कि 18th अमेंडमेंट के अंदर ये क्राइटेरिया आपके पास टोटली क्या हो गया था, चेंज हो गया। क्लियर होगी बाजी? ये तो हमारे पास हैपनिंग्स है कि 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या है। अब आते हैं असल सवाल के ऊपर, हेडिंग डालिएगा, जो हमारी असल हेडिंग थी, जो हमने उस दिन भी लिखनी थी, वो थी इश्यूज इन द 18th अमेंडमेंट। जो मर्जी पार्लियामेंट ने अपॉइंट करने हैं ना, उनकी मर्जी। 4 गवर्नमेंट के होंगे, 4 ऑपोजिशन के होंगे, गवर्नमेंट 4 बंदे खुद नॉमिनेट करेगी, ऑपोजिशन 4 बंदे खुद नॉमिनेट करेगी। वो उस टाइम की गवर्नमेंट और ऑपोजिशन पे डिपेंड करता है ना, तो किनको नॉमिनेट करे। सवाल तो ऑपोजिशन के बंदे भी तो बैठे हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसके पास रिजेक्शन का पावर है ना, तो इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दोनों इक्वल बंदे नहीं बैठे हुए, उनके पास रिजेक्शन की पावर तो नहीं है ना जुडिशियल कमीशन के पास। किसका? कोई भी 50%, 5-3, 5-3 हो जाए, ठीक है, 4-4 हो जाए, तभी पास है, पास है। क्योंकि उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी है ना, उसकी रीजन ये है कि आपके पास जब 4-4 आ गया, मेजोरिटी आपके पास नहीं है, 50-50 है, तो फिर वो स्वाबदीद है प्राइम मिनिस्टर की, कि प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर दे या अप्रूव कर दे, कि जी ऊपर से 50-50 आ रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट अब बैट्समैन को देना है या बॉलर को देना है, ये तो थर्ड एम्पायर का फैसला करना है ना। लेकिन बेनिफिट डाउट हमेशा जाता किसको है? बैट्समैन को। समझ आ गई बात? तो ये सिचुएशन है। खैर, लेकिन इसमें कम से कम कोई क्राइटेरिया बना तो है। देखो, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम इससे तो बेहतर है कि भाईजान एक ही बंदा नॉमिनेट कर रहा है सारा कुछ। समझ आ गई बात? तो देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया जो कि अब बन गया हुआ है। अब ऑब्वियसली देखो, पहले 7 बंदे थे, इनको समझ आई कि 7 थोड़े, इन्होंने 9 कर दिए, चेंज आया ना। अगर इनको आगे फर्दर भी महसूस हुआ कि कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। बल्कि एक और काम भी लिख लें, 18th अमेंडमेंट में याद आया मुझे, एक और काम भी हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी ना, वो बनी थी 18th अमेंडमेंट में। लिख लें, हेडिंग डालें, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 18th अमेंडमेंट। हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड इन 18th अमेंडमेंट। ये पॉइंट भी लिख लें इसमें। ये एमसीक्यू भी आया था एक दफा मेरा, पता नहीं कहां पे, कौन से पेपर में आया था कि व्हेन वाज द हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद क्रिएटेड इन द 18th अमेंडमेंट। हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद बनी थी किसमें? 18th अमेंडमेंट में। अच्छा, पाकिस्तान में ना कुछ अमेंडमेंट्स इस तरह की हुई हैं जो इतनी फनी अमेंडमेंट्स हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या कुछ हो रहा है। 18th अमेंडमेंट में एक हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद बनी। 19th अमेंडमेंट में इनको जाके याद आया कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, इसका नाम चेंज होना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद से इसका नाम चेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो काफी बड़ी वसी अमेंडमेंट थी पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है हुई। उन्होंने कहा जी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट ऑफ लाहौर नहीं कहते उसको, इसीलिए यहां पर भी हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद की बजाय क्या होना चाहिए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन पाकिस्तान हिस्ट्री, दैट इज नोन एज द 19th अमेंडमेंट। समझ आ गई बात? इस तरह कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं तारीख में, बड़ी मजे मजे की अमेंडमेंट्स बनी। तो ये बात क्लियर होगी आपको? क्या डेमोक्रेसी में उन्होंने बोला था ना कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को हेल्प आउट कराएंगे। तो करने के लिए उसके अंदर वो प्रॉब्लम ये था कि जब उन्होंने ये आर्ग्यू किया था, तो फिर वहां पे ऑपोजिशन ये आई थी कि आपके पास जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, वो तो बनाया है आपने जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी तो होता है जो ऑलरेडी अपॉइंटेड होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होता है। समझ आ गई बात? तो जब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसी को इंपावर करें, रादर देन कि आप एक पैरेलल सिस्टम जो है वो अल्टीमेटली लेकर आए।
देखो, मैं बात, फिर प्रॉब्लम पता क्या था, गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ था कि अगर मैं एक जुडिशरी का सिस्टम चला रहा हूं और मैं इसके पैरेलल एक और जुडिशियल सिस्टम लेकर आऊं, समझ आ गई है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए मुझे पैरेलल सिस्टम लेकर आना पड़ा है ना। तो एक किस्म का एतराज आ जाना था कि भाईजान इसका मतलब है कि आपको अपनी सुप्रीम कोर्ट पे क्या नहीं है, एतमाद ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। यही तो सबसे बड़ा एतराज हुआ था कि जब आपके मुल्क में जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स आई थी। मिलिट्री कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस क्या साबित करती है? कि आपकी एग्जिस्टिंग जो कोर्ट्स हैं वो फारिग हैं। यही साबित हो रहा है ना, क्योंकि आपकी एग्जिस्टिंग कोर्ट्स इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें, इसीलिए आपने पैरेलल में क्या लिया है, मिलिट्री कोर्ट्स। समझ आ गई बात? वो ये तो अब कहने का मकसद है कि उस दौर के जो लोग थे, जो लीडर्स हुआ करते थे मिलिट्री के, गवर्नमेंट के, दे प्लेड रियली वेल। उन्होंने अवाम को एक ऐसा नैरेटिव दिया हुआ था दिमागी तौर पे कि अवाम बस उस नैरेटिव के पीछे चल रही थी, हमें मिलिट्री कोर्ट्स नहीं मिलेंगी तो मुल्क पता नहीं तबाह हो जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा। आपको खेलना पड़ता है ना, उन्होंने खेला था सारे का सारा। हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से मसले हैं यार, मैं आपको छोटी छोटी चीजों की अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो पता नहीं कहां से कहां डिबेट जाएगी। आपको याद है ये छोटे मियाँ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये छोटे मियाँ साहब जो लाहौर के लाहौर के कह रहा हूँ, लाहौर के चीफ मिनिस्टर होते थे, पंजाब के कौन से थे, सारा पैसा लाहौर में लग रहा था, आधे पाकिस्तान की बिजली इधर लाहौर की सड़कों पर लगाई है इन्होंने। जी नॉनसेंस लोग हैं यार, ये समझ ही नहीं आती क्या चल रहा है। बिजली पूरे पाकिस्तान में नहीं है और आधा लाहौर सिर्फ नहर ही जगमगा रही है पूरे लाहौर की। अब निकले रात को नहर के ऊपर, ऐसा चलता है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान बिजली की मसला ही नहीं, बिजली का सारा तो पैसा इधर लग रहा है सारे का सारा, मतलब जी फजूल लोग हैं। अच्छा, तो ये छोटे मियाँ साहब जो थे ना उस दौर के अंदर, वजीर आला पंजाब हुआ करते थे, उनके दौर में मिनहाजुल कुरान का एक मसला हुआ था। 14 बंदे जो है ना वो शहीद हुए थे, मर्डर हो गए थे, और उस पे ना बड़ा रौला पड़ा था। और उस रौले के दौरान ना एक और वाकया ये भी हुआ था कि तब ना डोगर साहब होते थे आईजी पंजाब, उनको ना एक दिन पहले आईजी पंजाब लगाया गया था। अगले दिन ये मिनहाजुल कुरान वाला मसला हो गया, तो हाई कोर्ट ने डोगर साहब को बुला लिया कि जी आपकी पुलिस ने जनाब 14 बंदे मार दिए। तो डोगर साहब ने ना तब एक मशहूर जमाना लाइन बोली थी हाई कोर्ट के अंदर, जो बड़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने कहा था जी मैं पंजाब का आईजी हूं, लाहौर का आईजी सीसीपी होता है। समझ आई? मैं पंजाब का आईजी हूं, लाहौर मेरे अंडर नहीं आता, क्योंकि आता होता तो उसके लिए अलग सीसीपीओ ना होता। समझ आ गई बात? ये बड़ी मशहूर लाइन थी उस दौर के अंदर। उन्होंने कहा भाईजान की, उसने कहा कि लाहौर मेरे अंडर आता ही नहीं है, लाहौर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसका अलग सीसीपीओ इसलिए तो लगाया हुआ था। यही मसला हुआ था कि जब आपके इस वक्त जो आपके एफपीएससी के ना आपके मेंबर हैं शुएब दस्तगीर साहब, शुएब दस्तगीर साहब तब आईजी पंजाब हुआ करते थे जब खान साहब की गवर्नमेंट थी। शुएब दस्तगीर साहब की लड़ाई हुई थी उस्मान बुज़दार साहब से, क्योंकि एक आपको याद होगा एक ना मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, खातून के साथ जाति का मसला हुआ था, तो उस पे एक सीसीपी लाहौर लगाए गए थे उमर शेख साहब। उमर शेख साहब का बयान आया था कि जी औरत रात को निकली ही क्यों ड्राइव करने के लिए, मतलब तो बेवकूफ आदमी है यार, मतलब छोड़ो। खैर, तो उसके ऊपर ना आईजी पंजाब थे शुएब दस्तगीर, उसने कहा था कि ये मुझे सीसीपीओ नहीं चाहिए, ये फजूल आदमी मुझे नहीं चाहिए, इसको चेंज करें। तो उसके ऊपर फिर जो है ना उमर शेख साहब ने आईजी साहब के दफ्तर में जाके कहा था कि सर सीसीपीओ लाहौर मैं हूं, लाहौर का आईजी मैं हूं, मैं आपके अंडर नहीं आता, ठीक है। इसके ऊपर फिर शुएब दस्तगीर ने रिजाइन कर दिया था कि जनाब मुझे क्या फायदा है ये काम करने का। शुएब दस्तगीर ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने उसको एफपीएससी का मेंबर लगा दिया। अब वो रगड़ रहा है सारों को, 170 नंबर दिए मैक्सिमम उसने इंटरव्यू के अंदर, ठीक है जनाब, उसने कोई रगड़ा है इंटरव्यू में इस दफा स्टूडेंट्स को, ठीक है जनाब, मैक्सिमम 170, 230 240 नंबर भी आते हैं इंटरव्यू के अंदर, 170 नंबर दिए मैक्सिमम उन्होंने। इससे मजीद साबित हुआ कि 720 लेने क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू वाले था ना आपका प्लान कि हम 200 क्रॉस कर जाएंगे और यहां से अगर 10 कम भी हो गए तो वहां से 170 से 180 हो जाएंगे ना भाई ना, वहां पे उल्टे भी लटकोगे तो 70 ही आएंगे, 170। इसका मतलब मार्जिन नहीं है खेलने का। मैं एवरेज पता कितनी आई है, 130 135 140 145, अच्छा 150 155, मैक्सिमम 170, मिनिमम 130, 40 नंबर का फर्क है दरमियान में, उसमें खेल ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो इसलिए बड़ा मसला हुआ बस सारी की सारी सिचुएशन में। खैर, तो वो सिचुएशन थी सारी की सारी, इसमें कोई लड़ाई हो गई, इनकी सारे के सारे मसले मसाइल हो गए, तो ऑपोजिशन का प्रॉब्लम और पता नहीं क्या कुछ चलता रहा था इस मुल्क के अंदर। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब ये आईजी साहब अपॉइंट हुए थे डोगर साहब, मिनहाजुल कुरान वाला मसला हुआ था, तो उसमें ना जनाब सारे पाकिस्तान ने कहा कि मियां शहबाज शरीफ शुड रिजाइन। राना सनाउल्लाह साहब तब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे पंजाब के, रिजाइन करेंगे। शहबाज शरीफ को रिजाइन इसलिए करना चाहिए कि अगर उसको पता था कि उसके अंडर पुलिस जो काम कर रही है वो 14 बंदे मार रही है,
उसको पता था, उसने उसको नहीं रोका, फिर भी रिजाइन करे क्योंकि वो नाअहल है। और नंबर दो, अगर उसको नहीं पता था, वो तो फिर इनकॉम्पिटेंट है कि भाई तेरे अंदर एक पुलिस काम कर रही है, तुझे पता ही नहीं है कि वो क्या करती फिर रही है, तू फिर भी रिजाइन कर। दोनों कंडीशंस में आपको करना क्या था? रिजाइन करना था। ठीक है जनाब, सबने कहा, सब पाकिस्तानी लगे हुए जनाब शहबाज शरीफ शुड रिजाइन, बिल्कुल ठीक है। 16 दिसंबर 2014 को एपीएस पेशावर वाला मसला हुआ, जिसके बाद ये आपके पास ये अपना मिलिट्री कोर्ट्स वाला मसला आया था। एपीएस पेशावर वाला जो अटैक हुआ, 150 बच्चा शहीद हो गया उस अटैक के। नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल इन पाकिस्तान आस्क्ड जनरल राहील शरीफ टू रिजाइन। नॉट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। भाई वाई शुड द चीफ मिनिस्टर रिजाइन अगर पुलिस कुछ गलत कर रही है, एंड द आर्मी चीफ शुड नॉट रिजाइन? कि 150 बच्चा मर गया, दहशतगर्द आके आप ही के स्कूल में आप ही के बच्चे मार के चले गए और आपको पता ही नहीं चला। सो रहे थे आप। अपना वजीरा तो सो रहा था, अपना वजीराला भी रिजाइन करे, अपना इंटीरियर मिनिस्टर भी रिजाइन करे, लेकिन उसके बाद पता क्या शुरू हुआ? उसके बाद थैंक यू राहील शरीफ शुरू हो गया, हैशटैग थैंक यू राहील शरीफ। और जनाब एक प्रेशर आ गया कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। कसूर भी तुम लोगों का है कि तुम लोगों की वजह से दहशतगर्द जो छुट जाते हैं और तुम लोगों से ट्रायल नहीं होता, और मिलिट्री कोर्ट्स। अब हम तो वैसे ही बुखलाए हुए थे कि यार ये हो गया गया है हमारे साथ, 150 बच्चा मार दिया हमारा। हमने कहा भजन करना क्या, बताएं क्या करना। उन्होंने कहा जी मिलिट्री कोर्ट बनानी पड़ेगी, बनाओ भी, बनाओ बनाओ। दे प्लेड रियली वेल एट दैट टाइम, दे प्लेड एट द टाइम द कार्ड्स हैड टू बी प्लेड। बात समझ आ रही? इस तरह ही होता है भाई, गेम ऐसी ही चलती है। उसके बाद नहीं किसी ने कहा कि फलां शुड रिजाइन या फलां शुड रिजाइन। समझ आ गई बात? मैं कोई फेवर सपोर्ट नहीं कर रहा मियां साहब, मैं कह रहा हूं कि यार फिर कानून बनाए तो सबके लिए बराबर बनाए। खान साहब ने कहा था ना कि अगर रेलवे का कोई नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, तो रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये खान साहब ने बताया ना हमें। समझ आ गई बात? तो फिर सरकार, फिर आपके दौर में भी तो जब एक्सीडेंट हुआ था तो फिर शेख रशीद साहब ने रिजाइन तो नहीं किया था। तो ये आप कानून बनाए तो वो सबके लिए बनाए। ठीक है, वो बेचारे लोग शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, रस्से से हजारा कम्युनिटी के लोग को पहली दफा नहीं बेचारे मर रहे, अरसा हो गया और आज तक नहीं पकड़े गए। यार बंदे कमाल हो गए जो उनको मारते हैं। वो बेचारे जनाब लाशें रख के वहां पे सड़कों के ऊपर बैठे हैं कि जनाब हमारा प्राइम मिनिस्टर आके हमसे बात करके हमें कम से कम इतनी तसल्ली दे दे कि हम सर बंदों को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। हम ये नहीं कह रहे पकड़ के लाएं, हम कह रहे बस इतनी तसल्ली दे दें हमें कि हम बंदे पकड़ लेंगे। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, खान साहब ने, कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। 10-15 बंदे जनाब हाईकोर्ट को ब्लॉक करके, आप हाईकोर्ट कह रहा हूं हाईवे को ब्लॉक करके आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हमारी अवाम ने कहा था जी बिल्कुल सही बात, आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। 10 बंदे इकट्ठे हो जाए जी प्राइम मिनिस्टर मिलने आए हमें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपने 126 दिन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल नहीं किया था इस्लामाबाद में धरना देते वक्त। ठीक है, आपने नहीं धरना दिया 126 दिन का कि नवाज शरीफ को चाहिए अभी रिजाइन करे। वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को ब्लैकमेल करना नहीं था कि मैं पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके ले आया हूं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे। हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर वही काम कर रहे होते हैं जो अवाम सुनना चाह रही होती है। समझ आ रही है बात? लेकिन जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो सब कुछ आपका उल्टा ही चल रहा होता है हिसाब किताब, क्योंकि जब आप ऑपोजिशन में होते हो तो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैं सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई कर दूंगा। सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई इसलिए करूंगा ताकि पाकिस्तान में एक ही किस्म का एजुकेशन आए। लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये बात सुन के। लेकिन मैंने अवाम को यह नहीं बताया कि 18th अमेंडमेंट के बाद सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। सिंध का हक है कि वो जो मर्जी एजुकेशन सिस्टम अप्लाई करे, बलूचिस्तान का हक है वो जो मर्जी एजुकेशन सिस्टम अप्लाई करे, पंजाब का हक है वो जो मर्जी एजुकेशन सिस्टम अप्लाई करे। लेकिन जब सिंध ने इनकार कर दिया मैं सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई नहीं करूंगा, तो इंस्टेड ऑफ मैं जाके अवाम को बताता कि सिंध का हक है कि वो सिंगल नेशनल करिकुलम रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मैंने अवाम को जाके ये बताया कि जनाब सिंध तो चाहता ही नहीं बात में तरक्की करे, क्योंकि सिंध ने तो इनकार कर दिया सिंगल नेशनल करिकुलम अप्लाई करने से। तरीका होता है ना बात करने का। अवाम तो बेवकूफ है, आधे पाकिस्तान को तो पता नहीं 18वीं तरमीम है क्या। अवाम तो बेवकूफ है जो खड़ी है सामने तकरीरें सुनने के लिए। हमारी तारीख में ना तकरीरें करने वाले अच्छे मुकर्रीन जो होते हैं ना उनकी बड़ी पहुंच होती है, जिनाह की भी बड़ी पहुंच थी। आप के अजीज उठा के देखें, के अजीज में जिनाह के बारे में लिखा जाता है कि 1940 में जो जिनाह की तकरीर थी लाहौर डिक्लेरेशन पे, सारी अंग्रेजी में थी और लोगों को समझ नहीं आ रही थी। लोग कह रहे थे समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन बंदा ठीक कह रहे हैं।
कि औरा था ना उस बंदे का, जिना का एक लेवल बन गया था, चाम बन गया था। भुट्टो का भी यही काम था। भुट्टो की तकरीरों के पीछे लोग इकट्ठे हुए थे, बड़ा औरा था उस बंदे का उस दौर में, बड़ी पावर थी उस बंदे की, अट्रैक्शन थी उसकी, लोग उसके नाम के ऊपर जनाब जाने देने को तैयार हो जाते थे। यही काम खान साहब का था। मुकर्रीन है जनाब, खड़े हैं, तकरीरें कर रहे हैं जनाब, चल रहा है वो कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा कि उस तकरीर के अंदर क्या अल्फाज अदा हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा कि उस तकरीर में क्या कुछ हो रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था खान साहब के खिलाफ, और उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था खान साहब ने। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा हो और आप उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, तो 6 माह तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। खान साहब को पता था कि मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने लगा है, तो खान साहब ने जनाब पता फेंक के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया पहले, ठीक है। और अवाम को पता क्या बताया कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना था तो मुझे 176 वोट मिले थे, और अब मुझे 178 मिले हैं जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है। अवाम को बताया गया कि मेरे ऊपर एतमाद बढ़ गया है लोगों का। लेकिन अवाम को यह नहीं पता कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो फिर सीक्रेट बैलेटिंग होती है, आपको स्टैंप लगा के बॉक्स में डालना होता है, जो मर्जी आप स्टैंप लगा दो। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो रेज ऑफ हैंड से होता है, ठीक है जनाब। इसका मतलब है कि जिस टाइम खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, 2 फनकार ऐसे थे उसमें, जिसमें जिस टाइम उन्होंने खान साहब को वोट, वो 2 बंदे लबो, ये ना बताओ मुझे कि मुझे 2 एक्स्ट्रा वोट मिले हैं। आप वो 2 बंदे ढूंढो जिन्होंने आपको उस टाइम वोट, भाई रेज ऑफ हैंड में तो पता चल जाना था कौन मेरे हक में कौन नहीं। जान इस कौम के अंदर वो फनकारी चलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारी आवाम को ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है पता नहीं। फिर खान साहब ने तकरीर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, नो कॉन्फिडेंस के बाद, जब खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया तो जनाब ये वो फलां और तू फलां और तू फलां, ठीक है जनाब, नाम ले लेके बाकी लोगों का। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक दफा लिया था 1990 की दहाई में, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की पहली गवर्नमेंट थी। आप यूट्यूब पे जाइएगा, बेनजीर भुट्टो की तकरीर निकालिएगा, जो बेनजीर भुट्टो ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद तकरीर की थी पार्लियामेंट, और फिर आप उसके साथ ना खान साहब की तकरीर चलाइए। आपको खुद अंदाजा होगा कि वाकई समझ आता है कि कौन वाकई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई थी और कौन नहीं पढ़ के आया था। समझ आ गई बात। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी तकरीर का आगाज किया, उन्होंने कहा जी मैं तमाम अपने मेंबरान का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, लेकिन मैं आज ना बड़ी दुख में हूं। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में थोड़े वोट मिले हैं, ज्यादा वोट मिले हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है कि मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ा है कि आपको मेरे पे एतमाद तो है। आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं कि मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ा है कि यार आपको मेरे पे ट्रस्ट है ना, कुछ तो गलत किया है यार मैंने, कि मैं घर वालों से मुझे पूछना पड़ गया आप लोगों से कि यार भाई डू यू ट्रस्ट मी। तो आई एम हैप्पी कि यू ट्रस्ट मी, बट द पॉइंट इज कि मैं पहुंची ही क्यों हूं यहां पर कि मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ गया। और हमने तकरीर क्या की, ओ तू और फलां, ओ तू ये और तू फलां, और ऑपोजिशन बैठी भी नहीं हुई थी उस टाइम, वो वॉकआउट कर गई हुई थी, और अवाम देख रही है, अवाम खुश है जनाब, गालियां चल रही हैं, ये है वो है, नॉर्मल चल रहा है। ये हमारी अवाम ने नॉर्मली ये अल्फाज अडॉप्ट कर लिए हैं उन्हें, हमारी यंग जनरेशन ने, और वो अनफॉर्चुनेटली ना मुंह से निकल जाते हैं उनके अल्फाज, क्योंकि हमारे मीडिया ने अनसेंसर्ड चलाए हैं अल्फाज। क्योंकि ना हमारी आदत है कुछ अल्फाज इस तरह के बोलने की जिनके बारे में ना हमें महसूस नहीं होता कि वो अल्फाज गलत है। इंटरव्यू में बैठते हैं ना जब, तो स्टूडेंट मुझे आके पता है कहते हैं सर हमारे सवाल सारे ठीक थे, नंबर नहीं आए, क्योंकि हमारे जो अल्फाज का चुनाव होता है ना वो बहुत गलत होता है। ठीक है, हमारी आम आम मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आम स्टूडेंट्स हैं ना जो बड़ी दफा मेरे से दो आपकी क्लास शुरू होने से पहले ना, जो पिछला बैच चल रहा था उसमें उन्होंने मेरे से सवाल किया कि सर वो इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं तो आपका ख्याल है कि मोदी जीतेगा 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा तुम्हारा सवाल बिल्कुल गलत नहीं है, तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे अल्फाज का चुनाव बड़ा गलत। हमने ना अनसेंस मोदी, ठीक है जनाब, नवाज शरीफ, ये बहुत गलत अल्फाज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर खान, प्रेसिडेंट ट्रंप, हमारा अल्फाज का चुनाव इतना गलत हो गया हुआ है कि हम ना नेचुरली अननेचुरली मुंह से वो अल्फाज निकाल देते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने गलत बोला है। मोदी तुम्हारा कजन है,
या भाई है तुम्हारा? अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं ना मेरे, सर वो फलां, वो ये, क्योंकि वो अनसेंसर्ड चली हैं चीजें हमारे सामने, वो नेचुरली अडॉप्ट कर ली हुई है हमने अपनी आम जुबान के अंदर, और हमें फील ही नहीं हो रहा कि हमने गलत कर रहे हैं। वी डोंट फील दैट वी आर सेइंग रॉन्ग थिंग्स। मतलब वो मिसाल मैं आपको उसका दे देता हूं कि, मतलब मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, क्रिकेट की एग्जांपल मेरे ज़हन में हमेशा आती है। सरफराज अहमद साहब हमारे कप्तान हुआ करते थे, विकेट कीपर जो सरफराज अहमद साहब थे। अब सरफराज अहमद साहब जो हमारे कप्तान थे ना, वो आजकल कोयटा के साथ, कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान है वो। तो सरफराज साहब की ना आदत हुआ करती, सरफराज साहब जो थे ना थोड़े से, उनकी बोलना जो था ना वो ज्यादा ज्यादा ही बोलते थे विकेट कीपिंग करते हुए। अगर तो ऐसे माइक भी लगा होता है पीछे, सरफराज साहब अपने प्लेयर्स को कुछ ना कुछ अलकाबात से कभी कभार नवाज रहे होते थे, और बाकी टीम के खिलाड़ियों को भी नवाज रहे होते थे। तो 2018 की बात है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 17 में जब जीता था, तो अगले साल ना पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलने गया था, और सरफराज अहमद साहब कप्तान